लेथेल, कैप्टन लॉरा, आपको मुझे इस तरह से चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका बॉयफ्रेंड बनने का लाफियन को निर्दोष साबित करने से क्या लेना देना है? बेशक ये संबंधित है। लॉरा ने कंधे उचकाए और कहा, जब तक मैं उसे बचाने के लिए अपने सम्मान का उपयोग करती हूँ, वह निश्चित रूप से निर्दोष होगी। हमारे पास ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि वह निर्दोष है, लेकिन हमारे पास ये साबित करने के लिए भी सबूत नहीं है कि वह दोषी है। इसलिए उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कानून पर पूरा भरोसा कर सके और उसकी रक्षा कर सके। अगर मैं, सुरक्षा दल का कप्तान, उसकी गवाही दूं तो वह निश्चित रूप से निर्दोष होगी। हालांकि उसे थोड़े समय के लिए घर में नजरबंद रखा जाना चाहिए। लेकिन इस तंग कमरे में यातनाएं सहने की तुलना में एक महल में कैद रहना बेहतर है ना? ये सुनकर लेथेल को लगा कि यह बहुत ही उचित है, लेकिन उसने आह भरी और कहा, क्या अनुरोध बदलना संभव है? मुझे डर है कि मैं आपका यह अनुरोध पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप उसे तब तक कैद में देख सकते हैं जब तक वह पागल ना हो जाए। उस समय तक, भले ही वह निर्दोष हो, वह अपना दिमाग खो चुकी होगी और पूरी तरह से पागल हो चुकी होगी। लॉरा ने बोलते हुए कंधे उचका दिए, उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लॉरा ने जो कहा उससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसने लाफियन को देखा तो वह मरी हुई लग रही थी और उसे अपने दिल में और भी असहज महसूस हुआ। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, आखिरकार तुम और मैं अभी अभी मिले हैं। लेकिन हम एक दूसरे को जानना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत परेशानी वाली बात है, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन जब मैंने इस तरह से पहल की है तो आपको किस बात का डर है? लॉरा ने भौहें सिकुड़ी, उसके चेहरे पर थोड़ी अधीरता दिख रही थी। आह, या तुम्हें औरतें पसंद नहीं हैं? लेथल वह एक क्षण तक सोचता रहा, फिर आह भरी। आहें मत भरो, मैंने अपने पूरे जीवन में जितनी बार आहें भरी हैं उससे कहीं अधिक बार तुमने आहें भरी हैं। लॉरा ने झुंझलाकर कहा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मैं आहें नहीं भर सकता? उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे वो काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मैं नहीं करना चाहता। लॉरा ने कंधे उचकाए, बेशक मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। आपके पास 10 मिनट हैं, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहां से चली गई और लेथेल तथा लाफियन को एकांत में रहने दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लेथेल ने दया से लाफियन को देखा। उसने भी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बुरी तरह से बदल जाएंगी। वह लाफियन के पास बैठ गया और धीरे से कहा, लाफियन, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर लाफियन चौंक गई। उसने अपना सिर उठाया और बुदबुदाया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वह गोली जहर है। मैं बस, लेथेल ने उसे कसकर गले लगाया, बस बहुत हो गया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह मतलब नहीं था। लाफियन ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसकी बेजान आंखों में धीरे धीरे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कि एक गुड़िया की। लाथेल, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? ये वास्तव में तुम हो, है ना? ये सही है। लेथेल ने लाफियन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जो घावों और सूखे खून से भरा था, जबकि उसके दिल में दर्द महसूस हो रहा था। ये सभी चोटें नाखूनों की वजह से लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि लाफियन ने अपने हाथों को खरोंचने के लिए अपने ही नाखूनों का इस्तेमाल किया था। उसके मन में ये भ्रम कितना भयावह था कि उसे ऐसे भयानक काम करने पड़े। वह नहीं जानता था, लेकिन वह उसे ऐसे ही जारी नहीं रहने देना चाहता था। लेथेल, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ करना, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं नहीं। लेथेल ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। रुको, तुम इतनी गर्म क्यों हो? लेथेल को कुछ एहसास हुआ। उसने लाफियन के माथे को छुआ और पाया कि उसका माथा बहुत गर्म था। बुखार बहुत तेज है, यह अच्छा नहीं है। वह तुरंत बाहर निकलकर लॉरा को बुलाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, लाफियन ने उसे कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। उसने कहा, माफ करना, मुझ पर नाराज मत होना, माफ करना, मुझे सच में बहुत खेद है। छी, लेथेल ने जीभ चटकाते हुए कहा, मुझे पता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे जाने दो, तुम्हारा बुखार बहुत तेज है और तुम्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। नहीं, तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं। लाफियन ने लेथेल को कसकर गले लगा लिया, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके नाखून उसकी पीठ में चुभ रहे थे, जिससे वह असहज हो रहा था। लेकिन उसने लाफियन को दूर नहीं धकेला, वह लगातार उसकी पीठ को सहलाता रहा, उसे आश्वस्त करता रहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कृपया थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं, कृपया मुझे माफ कर दो। लेथेल, वह शांत नहीं हो सकती। अब कॉल्ड्रॉन बोला, वह भ्रम में डूबी हुई थी, इसलिए उसके शरीर में ऊर्जा भी अत्यंत अराजक है। तो हमें क्या करना चाहिए? लेथेल ने जल्दी से पूछा। अपने खून का उपयोग करें। आप उसे काट सकते हैं और पिशाच की आत्म चिकित्सा क्षमता उसे स्थिर कर देगी। कॉल्ड्रॉन की बात सुनकर लेथेल लगभग भूल गया कि वह और लाफियन दोनों ही आधे पिशाच थे। उसने जल्दी से लाफियन को कसकर गले लगा लिया और बुदबुदाया, माफ करना। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर काटा। लाफियन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे लगा कि दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। उसने लेथेल को कसकर गले लगा लिया, वह कामुकता से करा उठी, लेकिन इससे यह भी पता चला कि वह बहुत सहज महसूस कर रही थी। डिंग, अनुकूलन कौशल सक्रिय हो गया है। एक वायरस का पता चला है और वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई जा रही हैं। वायरस, अनुकूलन, संक्रमण, उसके मन में कई सवाल उठे, हालांकि वह अब और अधिक नहीं सोच सका, क्योंकि उसका ध्यान केवल लाफियन का खून चूसने पर था। लेथेल, लाफियन कराह उठा और उस कराह ने उसके दिल में इच्छा जगा दी। लेथेल ने अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि वह उसे नष्ट न कर सके। एक क्षण बाद लेथेल ने अपना मुंह खोला और लाफियन की गर्दन से अलग हो गई। लाफियां भी सो गई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वह मुस्कुरा रही थी, कुछ हद तक मुस्कुराहट और खुशी थी। लेथेल ने अपनी पीठ थपथपाई, फिर उसे बाहर ले गया। लॉरा को देखकर वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह हंस पड़ा। हा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं उसकी मदद करूंगी और उसे बेहतर जगह पर रखूंगी। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया, धन्यवाद कैप्टन लॉरा। हाँ, मैंने कहा, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम भविष्य में एक परिवार बन जाएंगे, बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लॉरा हंसी। उसने लाफियन की ओर देखा और कहा, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रखेल इतनी जल्दी मर जाए।
वह मेरी रखेल नहीं है। लेथेल ने आपत्ति जताई। ठीक है, मुझे पहले से ही पता है, इसलिए इसे इस तरह छिपाने की जरूरत नहीं है। लॉरा ने लेथल के पास जाकर लाफियन को उठाया। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। NOV3LB इनको पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। लेथेल ने लाफियन को लॉरा को दे दिया। झूठा महसूस करते हुए उसने कहा, माफ करना, आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। माफी मत मांगो, तुम बहुत विनम्र हो और इससे मुझे असहजता महसूस होती है। लॉरा ने अपना सिर हिलाया और कहा। उसने लेथेल के जवाब का इंतजार नहीं किया और वह लेफिन को दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा छोटा था, इसमें बड़ी खिड़कियां थीं और कमरे में सूरज की रोशनी थी। अंदर भी बहुत साफ था और एक आरामदायक बिस्तर था। यह मेरा विश्राम कक्ष है, लॉरा ने कहा, हालांकि उसे दफना दिया गया है। उसने लाफियन को बिस्तर पर लिटा दिया, फिर बाहर जाकर जादू से दरवाजा बंद कर दिया। उसे यहाँ कब तक रहना होगा? लेथेल ने चिंतित होकर पूछा। ये न्यूनतम अवधि लगभग 1 महीने तक है, सीमित वस्तुओं के परिवहन और व्यापार के संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए। लॉरा ने भरोसा करते हुए कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ उसकी सुरक्षा करूंगी, वह ठीक रहेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में वह आज्ञाकारी होगी और कानून का उल्लंघन नहीं होगा, अन्यथा। लॉरा ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन लेथल को पता था कि वह क्या कहना चाहती थी। अपनी खतरनाक आंखों में देखते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। लॉरा ने निराश होकर जवाब दिया, क्या आप चाय लेंगे? मैंने आपकी बहुत मदद की है, क्या आप मेरे साथ चाय नहीं पीना चाहेंगे? ये सुनकर लेथेल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे डर है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी। आखिरकार आज तुम्हारी छुट्टी है। अच्छा, तो चलो टहलने चलते हैं। अरे, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बेशक, लॉरा ने अपनी तर्जनी उंगली से उसके माथे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बस थोड़ा घूमना चाहती थी और फिर घर जाना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि घूमना ज्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लेथेल। अल्पविराम। सड़क पर लेथेल लॉरा के साथ चलते हुए आसपास की सड़कों को देख रहा था। क्या आप कुछ खरीदना नहीं चाहती? लेथेल को अजीब लगा और उसने पूछा, आमतौर पर जो लड़कियां बाहर जाती हैं वे बहुत सारी खरीदारी करती हैं, लेकिन आप बस इधर उधर देख रही हैं। लॉरा ने अपने हाथ पीछे करके कुछ शरारती लहजे में कहा, मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे कपड़ों की ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादातर अधिकारी पुलिस की वर्दी पहनते हैं और हमें हर महीने केवल 4 दिन की छुट्टी मिलती है, इसलिए हमारे इस्तेमाल के लिए कुछ जोड़े कपड़े ही काफी हैं। क्या तुम्हें खाने में कोई खास रुचि नहीं है? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, वैसे भी मैं पुलिस मुख्यालय के खाने का आदी हूँ, मुझे बाहर के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेथेल ने अपना सिर झुकाया। उसे लगा कि यह लड़की थोड़ी अजीब है, लेकिन वह उसे कुछ हद तक परिचित भी लग रही थी। विशेषकर जब उसने अपनी तर्जनी उंगली उसके माथे पर रखी, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पहले भी किसी ने उसके साथ ऐसा किया हो। हालांकि अपनी यादों में खोजने के बाद भी वह ये पता नहीं लगा सका कि वह कौन था। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और पूछना जारी रखा, तो आपके पास कोई अन्य शौक नहीं है? मेरा शौक है न्याय लागू करना और सभी के लिए शांतिपूर्ण जीवन लाना। लेथल चौंका, लॉरा के शब्दों के कारण नहीं, वह चौंका क्योंकि एक अजीब छवि अचानक उसके दिमाग में उभरी। एक काले बालों वाली लड़की, जिसका चेहरा वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, पृथ्वी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए थी और गर्व से कह रही थी, मैं इस पूरे विश्व में न्याय लाना चाहती हूँ जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। ओए, क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो? लॉरा की आवाज अचानक गूंजी, जिसने लेथेल को चौंका दिया। नहीं, मुझे बस कुछ अजीब बातें याद आ गईं। तुम मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं है। क्या मेरे साथ घूमने से तुम्हें बोरियत महसूस होती है? लॉरा की आवाज में झुंझलाहट की झलक थी। लेथेल ने तुरंत समझाया, नहीं, माफ कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे तो बस यही लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। तुम ये क्यों सोचती हो कि न्याय तुम ही करोगी? लॉरा ने लेथेल की ओर देखा, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और कहा, आप अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेथेल, अगर मैं अनुमान लगा सकता तो मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेथेल ने आह भरी। अचानक उसने एक रत्न भंडार देखा और उसके दिल में एक दिलचस्प विचार आया। चलो इस जगह में प्रवेश करें। लेथेल की बातें सुनकर लॉरा ने आगे देखा तो पता चला कि वहां एक रत्न भंडार था। मुझे आभूषणों की कोई जरूरत नहीं है, आप चलो अंदर जाकर देखते हैं। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा और दूर स्थित रत्न भंडार की ओर इशारा किया। लेथेल को इतना उत्साहित देखकर लॉरा अचानक धीरे से मुस्कुराई। मैं देखूंगी। जैसे ही वे रत्न की दुकान में दाखिल हुए, एक आवाज गूंजी, ड्यूक लेथेल, आपसे यहाँ मिलना सम्मान की बात है। हा। मैनेजर कीन। लेथेल ने एक मोटे अधेड़ व्यक्ति को लगातार तौलिए से अपना पसीना पोंछते देखा और आश्चर्यचकित हुआ, आप यहाँ क्यों हैं? हा। जैसा कि मैंने पहले कहा, अधिकांश रत्न की दुकानों का प्रबंधन मैं ही करता हूँ। कीन ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक वह चौंक गया जब उसने लेथेल के बगल में चलती हुई महिला को देखा, कैप्टन लॉरा। लॉरा मुस्कुराई, उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मैनेजर कीन ने यह देखा और लेथेल को अंगूठा दिखाया, ड्यूक लेथेल, आप और कप्तान लॉरा। लॉरा ने तुरंत लेथेल की बांह को गले लगाया, उसे 2 बड़े और नर्म पहाड़ों के बीच दबाया और धीरे से मुस्कुराई, वह और मैं डेटिंग कर रहे हैं। वाह! मैनेजर कीन इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसने अपना मुंह खोला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ड्यूक लेथेल, आप बहुत अद्भुत हैं, आज से आप मेरे भगवान हैं। लेथेल, ठीक है, मैनेजर कीन, मजाक करना बंद करो। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, मैं बस थोड़ा सा घूमना चाहती हूँ। हा, ड्यूक लेथेल, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, आपको मेरे पीछे आना चाहिए, अंदर बहुत अधिक मूल्यवान चीजें प्रदर्शित हैं। मैनेजर कीन ने तुरंत कहा, इसके अलावा अंदर ऐसी चीजें हैं जो मैं गारंटी देता हूँ कि कैप्टन लॉरा को निश्चित रूप से पसंद आएंगी। वास्तव में वह और मैं बस थोड़ा घूमना चाहते थे। लेथेल, चलो अंदर चलें। लारा ने अचानक लेथेल के स्पष्टीकरण को बाधित करते हुए कहा। उसने उलझन में लॉरा को देखा। पहले तो उसने कहा था कि उसे गहने पसंद नहीं है, तो अब वह क्यों बदलेगी? हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इसलिए लॉरा ने उनका हाथ पकड़ लिया और मैनेजर कीन के साथ उन्हें खींच लिया। अंदर कमरे में प्रवेश करने पर पता चला कि यहाँ बहुत अधिक लोग नहीं थे, लेकिन इस कमरे के अंदर सभी लोग बेहद शानदार कपड़े पहने हुए थे, जिससे पता चलता था कि वे सभी उच्च स्थिति वाले लोग थे।
जब उन्होंने लेथेल को देखा तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने लॉरा को देखा तो वे तुरंत आश्चर्यचकित हो गए और उसे देखने लगे। अजीब बात है, वह युवक कौन है? उसकी छाती पर लगे बैज को देखकर ऐसा लगता है कि वह इस देश का ड्यूक है। साम्राज्य में ड्यूक कब से प्रकट हुआ है? हो सकता है कि वह एक जादूगर हो जिसे किसी अन्य ड्यूक ने गोद ले लिया हो। लेकिन कैप्टन लॉरा उसकी बांह क्यों पकड़ रही है? क्या वह उसका प्रेमी हो सकता है? बुरे शब्द मत कहो। कैप्टन लॉरा ने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया है और वह भविष्य में भी किसी से प्यार नहीं करेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? एक बार एक बड़े राज्य के राजकुमार ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या उसने एक बड़े राज्य के राजकुमार को भी मना कर दिया? वह तो एक साधारण सुरक्षा दल की कप्तान है, वह इतनी घमंडी क्यों है? शश, क्या तुम मरना चाहते हो? वह सिर्फ एक साधारण सुरक्षा दल की कप्तान नहीं है, क्या तुम जानते हो कि वह पहले कौन थी? वह कौन है? खांसी। अचानक लॉरा ने जोर से खांसते हुए सबको चुप करा दिया। उसकी नजर कमरे में खड़े सभी लोगों पर पड़ी, जिससे वे चिंतित और डरे हुए हो गए। लेथेल को भी लगा कि माहौल अजीब था, लेकिन ये लॉरा की निजी जानकारी थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता था। जब लाफियन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगी तो मुझे उससे संबंध तोड़ लेने होंगे। लेथेल ने एक सुंदर परिदृश्य के बारे में सोचा जहां वह नायिकाओं से बच निकलता है, अद्भुत जादू अकादमी के अंदर जीवन व्यतीत करता है और अन्य सुंदर लड़कियों से परिचित होता है। मैनेजर कीन ने अपना पसीना पोंछा और दमनकारी माहौल को तोड़ने के लिए जल्दी से बोला, हाँ। ड्यूक लेथेल, कैप्टन लॉरा इस जगह में उच्च श्रेणी के रत्न हैं। यह आभूषण बनाने या खेती के लिए बहुत अच्छा है। लेथेल ने इधर उधर देखा, यहाँ वाकई बहुत सारे एलिमेंटल पत्थर प्रदर्शित थे। उसने 2 रंग और 3 रंग के एलिमेंटल पत्थर भी प्रदर्शित देखे। हालांकि उन पत्थरों की सूचीबद्ध कीमतें के रूप में लिखी गई थी, जिससे उन्हें जिज्ञासा हुई। मैनेजर कीन, उन पत्थरों की कीमत बिना किसी निश्चित कीमत के क्यों रखी गई है? हाँ, ड्यूक लेथेल, वे पत्थर बहुत कीमती हैं, मैं उन्हें बेचता नहीं, बस प्रदर्शित करता हूँ। मैनेजर कीन ने समझाया, हालांकि वे पत्थर बाद में नीलामी में दिखाई देंगे, तभी उन पत्थरों का मूल्य अधिकतम होगा। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह विज्ञापन करने और किसी वस्तु का मूल्य अधिकतम करने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा यदि नीलामी प्रबंधक को यह पता चल जाए कि फोमो प्रभाव का लाभ कैसे उठाया जाए तो उन रत्नों का मूल्य बढ़ जाएगा। हालांकि हे, मैनेजर कीन ने अचानक एक व्यापारी की लालची मुस्कान दिखाई, जिससे लेथेल घबरा गया। माफ करना मैनेजर कीन, मेरी उन पत्थरों को खरीदने की कोई योजना नहीं है। लेथेल ने जल्दी से समझाया, जिससे मैनेजर कीन की नई चिंता शांत हो गई। प्रकट इरादा, अरे आपने गलत समझा, मैनेजर कीन ने जवाब दिया, हालांकि मेरा आपको इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूक लेथेल, क्या आप वहां उस तिरंगे वाले मौलिक पत्थर को देख रहे हैं? लेथेल ने मैनेजर कीन की उंगली की दिशा में देखा और उसने नीले, सफेद और लाल रंग के 3 रंगों वाले मूल तत्व पत्थर को एक साथ मिलाकर प्रकृति की कला का एक नमूना देखा। वह है, ये रैंक सी का त्रिरंग तत्व पत्थर है। इस पत्थर का मूल्य बहुत अधिक है। अगर इसे नीलामी में रखा जाए तो मुझे डर है कि इसका मूल्य 100 मिलियन सोने के सिक्कों को पार कर जाएगा, या उससे भी अधिक। मैनेजर कीन ने समझाया, वास्तव में वह पत्थर मेरा नहीं है, एक रहस्यमय व्यक्ति ने इसे मेरे यहाँ रख दिया था। हालांकि उसने इसे नीलाम करने और इसका मूल्य बढ़ाने के लिए इस स्टोर में नहीं भेजा। तो उसने वह पत्थर यहाँ क्यों भेजा? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मैनेजर कीन ने आह भरते हुए कहा, 10 साल पहले उस व्यक्ति ने इस पत्थर को केवल एक अनुरोध के साथ यहाँ भेजा था। वह अनुरोध था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस पत्थर को सबसे सुंदर आकार में बदल सके। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो ये पत्थर उसी व्यक्ति का है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि यह अनुरोध बहुत अजीब था, लेकिन अचानक उसे पता चला कि यह संभवतः पुरुष नायक के लिए एक घटना थी। उसने अपनी थोड़ी रगड़ी, उसे लगा कि यह स्थिति होने की बहुत संभावना है। अगर उसका अनुमान सही है तो एलेक्स इस पत्थर को सबसे सुंदर आकार में गढ़ देगा। उस पत्थर से एक अत्यंत अद्भुत वस्तु या कोई ऐसी चीज निकलेगी जो एलेक्स की शक्ति को नए स्तर तक विकसित करने में मदद कर सकती है। बाद में एलेक्स गलती से उस रहस्यमय व्यक्ति से फिर से मिल जाएगा और उसे पता चलेगा कि वह एक शक्तिशाली अस्तित्व है। आदि यह एक पुराना मूल भाव था, यदि वह अपनी आंखें बंद भी कर लेता तो भी वह अनुमान लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। लेथेल ने तुरंत मना कर दिया, माफ कीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैनेजर कीन ने यह सुना और आगे कहा, कोई बात नहीं ड्यूक लेथेल, अगर आपको मूर्ति बनाना नहीं आता तो ये सामान्य बात है। मैं एक मित्र को जानता हूँ, वह मूर्तिकार है। माफ करना मैनेजर कीन, मुझे अब उस पत्थर की कोई परवाह नहीं है। लेथेल ने तुरंत मैनेजर कीन की बात बीच में ही रोक दी। मैनेजर कीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो ड्यूक लेथेल जब चाहे तब आ सकता है और अगर उसे कुछ अच्छा लगे तो वह मुझे बता सकता है। बेशक, आपका सुपर वीआईपी फॉर्म अभी भी प्रभावी है। धन्यवाद मैनेजर कीन। लेथेल के बोलने के बाद मैनेजर कीन तुरंत चले गए। तुमने उस पत्थर के साथ अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाई? लॉरा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा पत्थर पहुंचाने वाला व्यक्ति अभी भी रहस्य बना हुआ है, मुझे डर है कि अंदर किसी तरह का जाल है। ओह, तुम सचमुच संदिग्ध हो? लेथेल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं और अधिक परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं भी एक समस्या हूं, है ना? अरे, मेरा यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? NOV3LB इनको पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुसीबत बनोगे। जब लॉरा ने यह सुना तो उसने लेथेल की तरफ देखा, उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उसका हाथ छोड़ा, सिर हिलाया और कहा, तुमने झूठ बोला। लेथेल, तो क्या तुम देख सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अजीब बात है, क्या मैं ये बात इतनी स्पष्टता से दिखा रहा हूँ? लेथेल ने मन ही मन सोचा, उसे विश्वास नहीं था कि लॉरा उसके विचार पढ़ सकती है। शायद वह बस नाराज हो रही है। उन्होंने आह भरते हुए कहा, क्षमा करें, लेकिन मुझे सचमुच नहीं लगता कि आप कोई समस्या है। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? लॉरा ने अपना सिर झुकाकर पूछा, उसकी आंखों से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 तलवारें उसके दिल को भेदने वाली हों। एक मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की, सीधी सादी, न्याय पसंद करने वाली और थोड़ी हिंसक। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जैसी औरतें पसंद नहीं हैं। लॉरा ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, आखिरकार लड़कों को कोमल और कमजोर औरतें पसंद होती हैं जो हमेशा सड़क पर अपने नितंबों को बाएं दाएं हिलाती रहती हैं।
लेथेल, लॉरा ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, वे लड़कियां वास्तव में कमजोर हैं, वे जीवित रहने के लिए केवल पुरुषों पर निर्भर रह सकती हैं और मनोरंजन के लिए खिलौना बन सकती हैं। उनमें से अधिकांश अपने दम पर जीवित रह सकती हैं और वे पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती हैं तथा पुरुषों से अधिक प्रतिभाशाली भी हो सकती हैं। लेकिन अंततः उनकी मानसिकता उन्हें एक पिंजरे तक सीमित कर देती है और बहुत कम लोग उस पिंजरे से बाहर निकल पाते हैं। ये सुनकर लेथेल की भौहें तन गईं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे आंशिक रूप से ही सहमत हूँ। क्या तुम भी महिलाओं को वस्तु समझते हो? लॉरा ने लेथेल की ओर देखा और उसकी भयानक हत्या की मंशा फूट पड़ी। उनके आसपास के लोग कांप उठे और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। लेथेल को भी अपने शरीर के चारों ओर भयानक, जानलेवा आभा महसूस हुई और वह डर गया। उन्होंने शांत होने की कोशिश की और कहा, आपने मुझे गलत समझा, मैंने कभी महिलाओं को नीची नजर से नहीं देखा। सचमुच? लॉरा मुस्कुराई और बोली, उसकी आवाज में थोड़ी चंचलता थी। आमतौर पर आप जैसे उच्च स्थिति और प्रतिभा वाले पुरुष महिलाओं को खिलौनों या आभूषणों की तरह मानते हैं। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास ऐसे विकृत शौक नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम जा सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ओह, ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने से नफरत करवाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत बढ़िया, आप बहुत दिलचस्प हैं। लॉरा ने लेथेल के शब्दों को बीच में ही टोकते हुए कहा, आपकी सफलता ने मुझे आप पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। वह उसके पास गई, अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई, धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और मुस्कुराई, आपकी योजना सफल हो गई है, मुझे आप में पहले से अधिक दिलचस्पी महसूस होने लगी है। लेथेल, क्या मेरी कोई योजना थी? मुझे क्यों नहीं पता? आपने गलत समझा, मैं तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। लॉरा ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, उसे इशारा करते हुए कि वह आगे बात न करे। अरे तुम! लॉरा ने अचानक एक हाथ से लेथेल की कमर को पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को उसके होठों से उसकी ठुड्डी तक खींच लिया। वह उसे घूरने लगी, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लॉरा, क्या तुम मुझे जाने दोगी? यहाँ अभी भी लोग हमें देख रहे हैं। लेथेल की बात सुनकर लॉरा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हें शर्म आ रही है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। हा हा हा, लेथेल, तुम वाकई दिलचस्प हो। मैं एक औरत हूँ, मुझे शर्म नहीं आती, तुम्हारे जैसे आदमी को शर्म क्यों आएगी? लेथेल, इस समय उसे एक कहावत याद आई जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए सुनी थी। अगर आपको शर्म नहीं आएगी तो आपके आसपास के लोग शर्मिंदा हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं और आप उठने की कोशिश करते हैं लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं, तो हर कोई आपकी तरफ देखेगा और आपको शर्मिंदा महसूस कराएगा। अगर आप जल्दी से खड़े हो जाते हैं, तो बहुत से लोग आप पर हंसेंगे और आपको बेवकूफ कहकर डांटेंगे। लेकिन अगर आप खड़े ना हो तो क्या होगा? क्या होगा यदि जब आप गिरें तो आप जमीन पर ही पड़े रहें और उठ न सकें? पहले 10 सेकंड में तो हर कोई आप पर हंसेगा और आपको बेवकूफ कहेगा। लेकिन फिर जब वे आपको खड़े होते नहीं देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद भी यदि आप खड़े नहीं होते तो आपके आसपास के सभी लोग चिंतित हो जाएंगे और डर जाएंगे। इस समय कई लोग जो डरते हैं कि कुछ गलत है, वे जल्दी से कैफे छोड़ देंगे और अन्य लोग ये देखने के लिए आपके पास आएंगे कि आप ठीक हैं या नहीं। यहाँ तक कि कैफे का मैनेजर भी चिंतित भाव के साथ दिखाई देगा। उस समय आपको बस खड़े होने की जरूरत है, फिर सामान्य रूप से बाहर जाना है और आपके आसपास के लोग ही वे होंगे जो आपको धन्यवाद देंगे। वे आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आप ठीक हैं, आप अभी भी खड़े हो सकते हैं। ये समाज में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इस बार भी लॉरा को शर्म नहीं आई। जब लोग कमरे में दाखिल हुए और उसे गले लगाते देखा तो उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई और वे अपना माहौल खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे जल्दी से चले गए। क्या तुमने पहले कभी किस किया है? लॉरा ने अचानक पूछा। उनके चेहरे इतने करीब थे कि लेथेल उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। लेथेल ने अपनी लार निगल ली और थोड़ा सिर हिलाया, एक बार। ऐसा लगता है मैं तुम्हारा पहला चुंबन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अब से हर दिन मैं दिन का पहला चुंबन तुमसे छीन लूंगा। ओह ओह, बकवास। लेथेल कुछ कहने ही वाला था कि लॉरा ने अपना सिर झुकाया और उसके होठों पर चुंबन ले लिया। फिर उसका भयंकर हमला हुआ। उसकी कोमल जीभ दुनिया का सबसे अद्भुत स्वाद लेकर धीरे धीरे उसके मुंह में प्रवेश कर रही थी। लेथेल ने विरोध तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद वह भी वासना में डूब गया। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि लॉरा का हाथ उसकी ठुड्डी को उठा रहा है, धीरे धीरे उसकी छाती को छू रहा है, फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए उसकी पैंट में घुस रहा है। लेथेल ने लॉरा को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उफ। जैसे ही लेथेल ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लॉरा के मुंह ने उसके मुंह को बंद कर दिया और उसकी जीभ तेजी से उसकी जीभ को ढूंढने लगी, उसकी जीभ पर हमला कर दिया और उसे सांस फूलने पर मजबूर कर दिया। कुछ क्षण बाद उनके होंठ खुल गए और लेथेल ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर पीछे हटकर अपने कपड़े ठीक किए। लॉरा ने लालच से उसकी ओर देखा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया जिसने उसकी पैंट के अंदर की चीज को छुआ था ताकि उसे सूंघ सकूं। लेथेल ने अपना सिर उठाया। उसने देखा कि लॉरा अपना हाथ सूंघ रही थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और प्रत्येक उंगली को चाटा, मानो उन उंगलियों पर अभी भी कोई बहुत स्वादिष्ट सॉस लगा हो। स्वाद बुरा नहीं है, लेथेल। उसे रोने का मन हुआ। क्या इनमें से कोई भी नायिका सामान्य है? उसे लगा कि कोई भी नायिका सामान्य नहीं है। आज सुबह उसे लिलित को चूमने के लिए मजबूर किया गया और वह लगभग अपना पहला चुंबन खो बैठा। लिलित से बचकर भागने के बाद लॉरा ने उसे चूमने के लिए मजबूर किया। उसने उसके हथियार को भी छुआ। तुम विकृत हो। लेथेल को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने उसे डांटा। ये सही है, भले ही आप मुझे डांटें, आपको इसे स्वीकार करना होगा। लॉरा ने अपने हाथों को साफ करने के लिए एक तौलिया का इस्तेमाल किया, फिर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। आपको लाफियन को बचाने के लिए मेरी जरूरत है। क्या आप चाहते हैं कि वह फिर से उस अंधेरी जगह पर लौट आए? अगर मैं चाहूं तो मैं वादा करता हूं कि वह मरने तक हमेशा उस अंधेरे कमरे में रहेगी। ये सुनकर लेथेल ने अपने दांत पीस लिए और थोड़ा निराश महसूस किया। क्या उसे भी लाफियन के रिहा होने तक इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा? परंतु जब लेथेल बोल रहा था, लॉरा उसके पास गई, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, ठीक है, आज्ञाकारी बनो और मेरे प्रेमी बनो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। लेथेल, यदि आप विरोध करेंगे तो आप केवल मेरी दिलचस्पी को और अधिक बढ़ा देंगे। लॉरा ने कहा। उसकी आंखें अचानक लालच और पागलपन से भर गईं, जिससे लेथेल डर से कांप उठा। रिंग रिंग रिंग, अचानक घंटी जैसी एक अजीब सी आवाज गूंजी।
लॉरा ने भौहें सिकुड़ी, उसका चेहरा छोड़ा और अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। वह कार्ड कंपन कर रहा था और घंटी जैसी आवाज कर रहा था। उसने कार्ड वापस अपनी जेब में रख लिया और मोहक मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, आज का काम पूरा हुआ। मैं कल तुम्हें ढूंढने आऊंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद लॉरा वहां से चली गई, जिससे लेथेल को अविश्वास हो गया। दरअसल ये दूसरी बार था जब वह लॉरा से मिला था। पहली बार वह राइन के महल में मिला था। उस समय लॉरा उसे और लाफियन को प्रतिबंधित पदार्थों के लिए गिरफ्तार करने आई थी, और दूसरी बार वह उससे आज ही मिला था। उस दिन उसे अजीब लगा जब लॉरा ने उसके साथ एलेक्स से बिल्कुल अलग व्यवहार किया। उसे चाय पीने के लिए लिविंग रूम में बुलाया गया। एलेक्स को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया और उसे यातनाएं भी दी गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो? लॉरा नायिका नहीं है, वह खलनायिका है। रुको, यह ज्यादा सटीक लगता है, क्योंकि उसने पुरुष प्रधान को असहज कर दिया और पुरुष प्रधान को प्रताड़ित भी किया। पुरुष प्रधान पात्र एलेक्स के स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से बदला लेगा, वह लॉरा को मारने की भी कोशिश करेगा। तो इस श्रृंखला में जहां एलेक्स मुख्य पात्र है, वहीं लॉरा खलनायिका है। लेकिन ये सिर्फ मेरी अटकलें हैं, इसे साबित करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि लॉरा खलनायिका है, तो क्या मैं उसे अपने हरम में रख सकता हूँ? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, वास्तव में लॉरा एक ऐसी मजबूत महिला थी जो किसी भी कीमत पर वह पाना चाहती थी जो वह चाहती थी। लेकिन उसे बस यही डर है कि लॉरा एक मजबूत, जहरीली महिला है जो उसे हरम बनाने नहीं देगी। इसके अलावा यदि लॉरा वास्तव में एक महिला खलनायक है और वह उसका पति बन जाता है, तो निश्चित रूप से उसका भी वही हश्र होगा जो उसका होगा, और वह भी खलनायक बन जाएगा। लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह खड़ा हो गया, अब और कुछ नहीं सोचना चाहता था। चाहे वह कितना भी सोचे, वह कुछ भी नहीं बदल सकता था। वह रत्न भंडार से निकलने ही वाले थे कि मैनेजर कीन प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, ड्यूक लेथेल, ठीक समय पर, मेरे स्टोर ने बड़ी संख्या में रत्न आयात किए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? वह छिपा हुआ रत्न वाला मामला फिर से। लेथेल ने आह भरी। इस खेल की वजह से वह मुसीबत में पड़ गया और कुछ लोग तो मर भी गए। अरे नहीं, ये तो बस स्टोर में लाए गए रत्नों के समूह में एक अजीब रत्न है। मुझे लगता है कि आपको इसमें दिलचस्पी होगी। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। माफ कीजिए, मैं व्यस्त हूं और मुझे जाना है। अरे फिर मैनेजर कीन की बात पूरी होने से पहले ही लेथेल चले गए। वह ये भी जानता था कि वह रहस्यमयी चट्टान निश्चित रूप से एलेक्स के लिए अवसर थी। वह किसी और परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वहां से जाना जरूरी था। लेथेल को भी अजीब लगा। एलेक्स के अवसर उसके सामने क्यों आते रहे, मानो कह रहे हों, अरे आओ और मुझे पकड़ लो। कृपया, आप एलेक्स का अवसर हैं, मेरा नहीं, मेरे सामने आने का क्या फायदा? लेथेल ने निराशा से अपना सिर हिलाया और चला गया। अल्पविराम। बाहर लॉरा एक छोटी सी गली में चली गई, फिर रुक गई। इस जगह के आसपास कोई नहीं दिख रहा था, हालांकि दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी। उसने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखी, भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, उसके सामने एक सफेद लबादा और चेहरे पर सफेद मुखौटा पहने एक महिला प्रकट हुई। महिला ने लॉरा की ओर देखा और कहा, मैं चर्च का प्रतिनिधित्व करती हूँ, मैं आपसे लाफियन को रिहा करने के लिए कहने आई हूँ। ओह, वह एक गंभीर मामले में शामिल थी, क्योंकि उसने इस साम्राज्य में कानून तोड़ा था। क्या आपको लगता है कि मैं उसे आसानी से माफ कर सकती हूँ? लॉरा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप चर्च का सामना करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। लॉरा हंसी और बोली, आपने गलत कहा। अधिक सटीक रूप से, क्या चर्च करोल साम्राज्य का सामना करना चाहता है? सफेद लबादे वाली महिला गुस्से में थी, उसके हाथ भीगे हुए थे। क्या आप चर्च की शक्ति पर संदेह कर रहे हैं? यदि चर्च चाहे तो हम इस पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं और इस जगह को राख के ढेर में बदल सकते हैं। हा हा हा, कहना तो आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। बहुत से लोग आपकी तरह ही बात कहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लॉरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या अब तक कोई पुजारी करोल साम्राज्य के अंदर प्रचार करने में सक्षम हुआ है? आप बस। अचानक एक और आवाज गूंजी। एक युवा व्यक्ति सफेद लबादा पहने एक महिला के बगल में दिखाई दिया। उसने उस युवक को देखा, जल्दी से एक घुटने पर बैठ गई, अपना सिर झुकाया और कहा, युवा स्वामी। युवक की लंबाई करीब 180 सेमी है। उसने पीले रंग का पैटर्न वाला सफेद लबादा पहना हुआ था, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। अधिक विशेष रूप से ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा कोहरे की एक परत से ढका हुआ था, जिससे स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव था। उस युवक ने लॉरा की ओर देखा और कहा, यह हमारी पहली मुलाकात है, महान न्याय की तलवार से मिलना सम्मान की बात है। आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, मैं न्याय की तलवार नहीं हूँ। हा हा हा। युवक ने लॉरा को बोलते हुए सुना और जोर से हंसा, भले ही आप अपना भेष बदल लें, आप चर्च की खुफिया जानकारी से नहीं छुप सकते। यह अजीब है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति यहाँ एक छोटे सुरक्षा दल का कप्तान बनना क्यों स्वीकार करेंगे? लॉरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैंने तुमसे कहा था, तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो, मैं लॉरा हूँ। मैं बस एक सामान्य सुरक्षा दल की कप्तान हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उस युवक ने कहा, लुमियर चर्च हमेशा तुम्हारा स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोलता है, यहाँ तक कि युद्ध की संत का पद भी हमेशा तुम्हारे लिए आरक्षित है। लॉरा ने अपना सिर हिलाया और घृणा से मुस्कुराई, माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसके अलावा अगर मैं चली गई तो मेरा प्रेमी बहुत दुखी हो जाएगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? युवक ने पूछा, उसकी आवाज में थोड़ा आश्चर्य और थोड़ा ठंडा हत्यारा इरादा था। मुझे नहीं लगता था कि न्याय की तलवार प्यार के बारे में जानती है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह भाग्यशाली युवक कौन है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ओह, क्या तुम्हें डर है कि मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा? मैं ऐसा छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ। युवक मुस्कुराया और बोला। हालांकि उसके शब्दों में छिपी भयानक हत्या की मंशा को पहचानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसे आसपास का स्थान भी कंपनित हो गया था। ये दृश्य देखकर लॉरा को जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि तुम उसे परेशान करना चाहते हो तो तुम्हें मानसिक रूप से मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? युवक ने नाराज होकर कहा। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ। मौन। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माहौल में शांति छा गई। हालांकि उस शांति के नीचे भयावह लहरें उठ रही थीं, मानो अंतरिक्ष को तोड़ना चाहती हों।
थोड़ी देर बाद युवक ने आह भरते हुए कहा, अच्छा, मुझे आशा है कि आपका प्रेमी बहुत कमजोर नहीं है, अन्यथा वह आसानी से दूसरों द्वारा मारा जाएगा। जहां तक लाफियन का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे जल्द ही रिहा कर देंगे। वह चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, यदि आप उसे कैद करना जारी रखते हैं तो आप चर्च के दुश्मन बन जाएंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद लॉरा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह सफेद कोट वाली महिला के साथ गायब हो गया। लॉरा ने उन दो लोगों को गायब होते देखा, पलटी और चली गई। उसके मुंह पर एक ऐसी मुस्कान थी जो तिरस्कारपूर्ण और रहस्यपूर्ण थी। करोल राजधानी के बाहर एक सुनसान जंगल में सफेद वस्त्र पहने युवक और युवती दिखाई दिए। युवा मालिक, वह लड़की बहुत घमंडी है। क्या आप नहीं जानते कि न्याय की तलवार कौन है? युवक ने पूछा। सफेद लबादे वाली लड़की ने सिर झुकाकर जवाब दिया, माफ कीजिए युवा स्वामी, मेरा ज्ञान सीमित है। मैं नहीं जानती कि न्याय की तलवार कौन है। कृपया समझाए युवा स्वामी। युवक ने आह भरते हुए कहा, अगर हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। इसके अलावा न्याय की तलवार के अस्तित्व के बारे में जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। एक दिन तुम्हें उसकी असली पहचान पता चल जाएगी। उसने अपना सिर उठाया, आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर वह हमारे चर्च में शामिल हो जाती और युद्ध की साध्वी बन जाती तो हम इस पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर सकते थे। दुर्भाग्य से अल्पविराम मोंटेग्यू परिवार में एलेक्स को धीरे धीरे होश आया। उसका शरीर इतना दर्द में था कि वह लगभग बंद हो गया था। मैं अभी भी जीवित हूँ, वह बुदबुदाया। ये सही है, मेडोज बोला, मैंने तुम्हारे जादू के प्रवाह को स्थिर करने में मदद करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, अन्यथा तुम कटे हुए मांस के ढेर में फट गए होते। ये सुनकर एलेक्स को याद आया कि क्या हुआ था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, लानत है, अगर उस कमीने रोलेन ने मुझे परेशान नहीं किया होता तो मैं सफलतापूर्वक लेवल अप कर लेता। उसे भी दोष मत दो, मेडोज ने आह भरते हुए कहा। उसकी बुद्धि का एक हिस्सा सीलबंद था, इसलिए उसकी हरकतें काफी मूर्खतापूर्ण हैं। हालांकि भले ही वह मूर्ख है, फिर भी उसकी ताकत बहुत बड़ी है और वह बहुत वफादार भी है और आपको धोखा नहीं देगी। मुझे धोखा नहीं देगी, एलेक्स गुस्से से चिल्लाया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन वह कई बार मुझे लगभग मार चुकी है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे धोखा देगी और मेरे जीवन से गायब हो जाएगी। मेडोस ने निराशा से कहा, जैसा कि मैंने कहा, उसे सील कर दिया गया था और उसने अपनी बुद्धि का कुछ हिस्सा खो दिया था, इसलिए बस यह आखिरी बार है। अगर उसने फिर से मेरे लिए परेशानी खड़ी की तो मैं उसका सिर काट दूंगा। एलेक्स ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, ये बहुत बेकार होगा। मैं उसे बांध दूंगा और उसे सेक्स टॉय में बदल दूंगा। उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं उसे वेश्यालय में बेच दूंगा, जिससे उसकी प्रभावशीलता अधिकतम हो जाएगी। क्या तुम पागल हो? मेडोस गुस्से से चिल्लाया। वह स्काई गार्डियंस की सदस्य है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ यह मेरा अधिकार है। एलेक्स भी चिल्लाया और उसकी आंखों में अनगिनत खून के धागे दिखाई दिए, जिससे वह बेहद डरावना लग रहा था। इसके अलावा स्काई गार्डियंस के अन्य सदस्यों के बारे में क्या? अब तक मैंने रोलिन के अलावा किसी को नहीं देखा है। क्या आपको लगता है कि आप स्काई गार्डियंस को इतनी आसानी से संगठित कर सकते हैं? मेडोस ने आंख भरते हुए कहा, यदि आप कोई प्रभाव नहीं डालते हैं या अपनी क्षमता नहीं दिखाते हैं तो डार्क क्लाउड निश्चित रूप से आप पर संसाधन खर्च नहीं करना चाहेगा। इसलिए तीसरे राउंड में आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो डार्क क्लाउड संगठन आपकी मदद के लिए स्काई गार्डियंस के किसी अन्य सदस्य को भेजने पर विचार करेगा। छी, एलेक्स ने जीभ चटकाते हुए कहा, यह बहुत परेशानी वाली बात है। अगर आपने मुझे ज्यादा संसाधन और ज्यादा जनशक्ति दी होती तो मैं इतना दुखी नहीं होता। डार्क क्लाउड पर बहुत अधिक भरोसा मत करो। यदि आप इस दुनिया के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं, दूसरों पर नहीं। ये सुनकर एलेक्स शर्मिंदा और क्रोधित हुआ, लेकिन मेडोस ने जो कहा वह इतना सही था कि वह उसका खंडन नहीं कर सका। अच्छा, मैं जानता हूँ, उसने आह भरी और कहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि रोलिन मेरे लिए और परेशानी खड़ी करे। अगर वह मेरे लिए परेशानी खड़ी करती रही तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। लानत है, वह एक धूमकेतु की तरह है जो हमेशा मेरे लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। ऐसा मत कहो, मेडोस ने एलेक्स को आश्वस्त करने की कोशिश की, उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। तुम देख सकते हो कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है ना? एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर मेडोस, क्या आप जानते हैं कि अगर उत्साह और अज्ञानता एक साथ मिल जाएं तो यह विनाशकारी होता है? यदि वह सबसे सामान्य आसान साहसिक कार्य भी नहीं कर सकती तो हमें उसकी क्या आवश्यकता है? मेडोस ने आंख भरते हुए कहा, अच्छा, अगर रोलिन आपकी मदद नहीं कर सकता तो मैं डार्क क्लाउड को रिपोर्ट करूंगा ताकि वे आपकी मदद के लिए किसी अन्य सदस्य को भेज सकें। क्या स्काई गार्डियंस के अन्य सदस्य भी महिलाएं हैं? एलेक्स ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये सही है, स्काई गार्डियंस के सभी 4 सदस्य महिला हैं, प्रत्येक के शरीर में एक प्रकार का कार्य निहित है, इसीलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हर कोई रोलिन की तरह बेवकूफ है? एलेक्स ने पूछा। NOVLBancom पर आपकी पसंदीदा कहानियां? नहीं, सिर्फ रोलिन का दिमाग सील है, दूसरे लोगों के शरीर पर लगी सील चिंता की बात नहीं है। मेडोस ने समझाया, हालांकि अगर आप रोलिन की सील खोल सकते हैं तो वह ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी। सील हटाने का तरीका क्या है? ये सुनकर एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है कि आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, मेडोस ने चिंतित होकर कहा। जल्दी करो, मैं अब और धैर्य नहीं रख सकता। क्या तुम्हें लगता है कि वह अब मेरी मदद कर सकती है? यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वह परेशानी पैदा नहीं कर रही है। मेडोस ने हिचकिचाते हुए कहा, ये वास्तव में कहना मुश्किल है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं उसे वेश्यालय में बेच दूंगा। वह इतनी सुंदर है, उसकी कीमत कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। तुम ठीक हो? मेडोस ने आह भरी और अंततः उसे समझाना पड़ा, सील खोलने का तरीका है उसके साथ सोना। उसके साथ सोना? लानत है, यह इतना आसान तरीका है, तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया? एलेक्स गुस्से से चिल्लाया। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी खुशी और उत्सुकता थी। लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी कमजोर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेडोस ने सलाह देने की कोशिश की। असल में वह एलेक्स को रोलिन के साथ सोने भी नहीं देना चाहता था। इसलिए नहीं कि मेडोस उसका शोक मनाता था और उसका सम्मान करता था, बल्कि इसलिए कि एलेक्स को बचाने के लिए मेडोस ने एलेक्स के शरीर से सर्वोच्च शुद्धता की ऊर्जा का एक धागा निकाला।
हालांकि वह ऊर्जा धागा ही एलेक्स की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो एलेक्स अब प्रजनन और प्रेम करने की क्षमता खो चुका है। मेडोज भी नहीं चाहता था कि एलेक्स को इस बारे में पता चले। उसने एलेक्स के 30वें स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करने की योजना बनाई। उसके बाद वह एलेक्स के शरीर को पोषण देने के लिए सभी तरह की औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेगा और साथ ही एलेक्स के कामकाज को भी बहाल करेगा। लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि एलेक्स इतना नाराज हो जाएगा कि वह रोलेन को वेश्यालय में बेचना चाहेगा, जिससे उसे सील हटाने की विधि बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेडोज को सिरदर्द महसूस हुआ। अगर एलेक्स का काम अभी भी सामान्य होता तो वह एलेक्स को रोलेन के साथ सोने का समर्थन करता। लेकिन मेडोज को डर था कि अगर एलेक्स को पता चल गया कि वहां उसका काम अब प्रभावी नहीं है तो वह पागल हो जाएगा और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। एलेक, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए, अगर तुम उसके साथ सोओगे तो तुम्हारी कक्षा उसके साथ साझा की जाएगी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? एलेक्स चौंक गया और चिल्लाया। ये सही है, आखिरकार ये सील को मुक्त करने का एक अनुष्ठान है। क्या आपको लगता है कि उसके साथ सोने से उसके शरीर पर लगी सील नष्ट हो जाएगी? मेडोज की बात सुनकर एलेक्स को चिंता होने लगी। मेडोज ने एलेक्स के हाव भाव देखे और उसे पता चल गया कि वह सफल हो गया है। बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एलेक्स की क्लास रोलेन के साथ साझा की जाए। हालांकि एलेक्स को यह विचार छोड़ने के लिए मजबूर करने का यह अंतिम उपाय था। मेडोज ने आगे कहा, रोलेन को खोलने के लिए ऊर्जा के एक विशाल स्रोत की आवश्यकता होती है। जब आप उसके साथ सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा स्वचालित रूप से रोलेन के शरीर में स्थानांतरित हो जाएगी और उसे खोल देगी। कम से कम आप अपने वर्तमान स्तरों में से आधे खो देंगे। इससे भी बदतर, आपका स्तर 10 से नीचे चला जाएगा। ये सुनकर एलेक्स ने गहरी सांस ली और डर गया। अरे यार, मुझे पता था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सौभाग्य से मेडोज ने मुझे पहले ही बता दिया, अन्यथा मुझे डर है कि जब तीसरा दौर आएगा तो इतने कम स्तर के साथ मैं एक जोकर में बदल जाऊंगा। मेडोज ने एलेक्स को हिचकिचाते हुए देखा और खुश होकर कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें क्यों रोका? तो मैं उसके साथ कब सो सकता हूँ? मेडोज, लानत है, तब तो हम केवल मलिना का ही उपयोग कर सकते हैं। मेडोज, ये साला, मेडोज ने मन ही मन डांटा, क्या इसके दिमाग में सिर्फ औरतें ही घूमती रहती हैं? इस साले को ही क्यों चुना गया? मेडोज को अफसोस होने लगा, उसे लगा कि लेथेल ही वास्तव में चुना गया था। हर तरह से लेथेल एलेक्स से कहीं ज्यादा बहादुर था। लेथेल ने सभी को बचाने के लिए एक भयानक राक्षस का सामना करने की हिम्मत की और यह कुछ ऐसा था जो कोई भी हीरो के अलावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेथेल ने जो शक्ति प्रदर्शित की वह मेडोज की समझ से भी परे थी, क्योंकि वह मंत्र या जादू की छड़ी के बिना भी जादुई कौशल का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा लेथेल की शारीरिक शक्ति भी अत्यंत भयावह थी। यद्यपि केवल एक छोटा सा दृश्य ही रिकॉर्ड किया गया था, मेडोज आखिरकार एक बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला फार्मासिस्ट जादूगर था, इसलिए वह कुछ बुनियादी जानकारी की झलक पा सकता था। इसके अलावा लेथेल अभिमानी नहीं है, इसके विपरीत वह बहुत धैर्यवान है और जानता है कि अपनी असली शक्ति को कैसे छिपाया जाए। यदि लेथेल ने सभी की रक्षा के लिए फायर ड्रेक से लड़ने के लिए अपनी असली शक्ति का खुलासा नहीं किया होता तो निश्चित रूप से कोई नहीं जान पाता कि वह कितना शक्तिशाली था। मेडोज ये भी जानता है कि फायर ड्रेक कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा लेक में पोस्ट की गई तस्वीर में फायर ड्रेक 60वें स्तर तक पहुंच गया था। इस बीच लेथेल का स्तर क्या है, मेडोज को नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि लेथेल का स्तर एलेक्स के स्तर से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एलेक्स ब्लैक रोज फ्लेम और जादुई तलवारबाज के दोहरे पेशे के साथ उस राक्षस के सामने अभी भी एक चींटी मात्र था, इससे पहले कि वह टूटकर आगे बढ़ता। हालांकि लेथेल उस राक्षस का प्रतिरोध करने और उसे पराजित करने में सक्षम था, जिसने मेडोज की वर्ग की अवधारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस समय मेडोज का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि वह गलत था और उसे लगा कि लेथेल ही चुना गया है। हालांकि तीर पहले ही चलाया जा चुका था और वह इसे वापस नहीं ले सकता था। मेडोज ने पहले ही एलेक्स को स्वर्गीय ड्रैगन का उत्तराधिकारी बैज दे दिया था और यहां तक कि स्काई गार्डियंस के एक सदस्य को एलेक्स का सेवक बनने के लिए भी लाया था। यदि वह असफल हो गया तो उसने जो कुछ भी बनाया और पहले से तैयार किया था वह सब ढह जाएगा और राख का ढेर बन जाएगा। लेथेल, क्षमा करें, हालांकि मुझे लगता है कि आप सबसे अधिक चुने गए व्यक्ति हैं, लेकिन मेडोज ने खुद से सोचा, यदि आप एलेक्स के रास्ते में आते हैं तो मैं केवल आपको मार सकता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? एलेक्स की आवाज गूंजी, जिसने मेडोज के विचारों को बाधित कर दिया। तुमने अभी क्या कहा? मेरी आत्मा की ऊर्जा काफी कमजोर है, इसलिए मेरी कार्य करने की क्षमता भी अस्थिर है। मेडोज ने जल्दी से समझाया। छी, एलेक्स ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई और पूछा, मैंने अभी तुमसे पूछा था, क्या मलिना के पुरुषों के डर को दूर करने का कोई तरीका है? यह कोई रास्ता नहीं है, मेडोज ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में ये बीमारी मलिना के मनोविज्ञान से आती है। यदि आप उसका दिल नहीं खोलते और उसे आपको स्वीकार करने नहीं देते तो आप उसे कभी छू नहीं पाएंगे। लानत है, एलेक्स गुस्से से चिल्लाया। रुको, अभी भी एक और बचा है, क्लेयर। अभी अभी पता चला है कि उसमें हीलिंग रैंक बी की प्रतिभा है। हाँ, अगर वह मेरी औरत बन जाती है तो मुझे घायल होने या उपचार की दवा की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, मेडोज ने कहा। उसके पास हीलिंग रैंक बी प्रतिभा है, जिसका मतलब है कि भविष्य में वह एक पुजारी बनेगी। जब तक वह वास्तव में बपतिस्मा लेकर पुजारी नहीं बन जाती तब तक उसे स्वयं को पवित्र बनाए रखना होगा, अन्यथा उसकी प्राकृतिक प्रतिभा क्षीण हो जाएगी या सबसे बुरी बात यह होगी कि वह गायब हो जाएगी। धमाका, एलेक्स ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, जिससे दीवार गिर गई। लानत है, मैं रोलेन के साथ नहीं सो सकता, मैं मलिना के साथ नहीं सो सकता और मैं क्लेयर के साथ नहीं सो सकता, इसलिए मेरी उस चीज का मूत्र त्यागने के अलावा क्या उपयोग है? मेडोज, ये कमीना केवल महिलाओं के बारे में ही सोचता है। लानत है, मुझे ही गुस्सा होना चाहिए। लानत है, बकवास, इन महिलाओं के साथ आखिर क्या गड़बड़ है? क्या ये हो सकता है कि दुनिया की इच्छा ने उन्हें शुद्धता का ताला दिया है? एलेक्स ने गुस्से से गुर्राहट की। जब वह पृथ्वी पर जीवित था तो एकमात्र चीज जो उसे सहज महसूस करने में मदद करती थी वह था उसका दाहिना हाथ। आखिर उस समय वह एक बेकार का हारा हुआ आदमी था। उसका रूप रंग अच्छा नहीं था, इसलिए उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई। एलेक्स ने सोचा था कि इस दुनिया में आने के बाद चीजें अलग होंगी। यहाँ की महिलाओं को देखने के बाद वह अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साहित था। अंत में चाहे उसने कितनी भी कोशिश की फिर भी वह किसी भी लड़की के साथ सो नहीं सका। इस तरह का जीवन पृथ्वी पर उसके जीवन से किस प्रकार भिन्न है? कृपया धैर्य रखें, मेडोज ने आह भरते हुए कहा। वैसे भी सब कुछ अभी शुरू हुआ है।
जब आप दुनिया के शीर्ष पर बैठेंगे तो आप जिस भी महिला को चाहेंगे आपको केवल एक शब्द कहने की आवश्यकता होगी। नहीं, एलेक्स अचानक पागलों की तरह चिल्लाया, मैं उस समय तक इंतजार नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में मैं वेश्याओं के साथ सो सकता हूँ। भले ही उनकी गुणवत्ता खराब हो, वे मुझे खुश कर देंगी। मेडोस ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स को क्या सलाह दे। लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी सलाह दे, एलेक्स निश्चित रूप से उसकी बात नहीं मानेगा। मेडोस ने सोचना शुरू किया कि एलेक्स की स्थिति को कैसे समझाया जाए जब उसे पता चला कि उसका हथियार काम नहीं कर रहा है। माफ करें, अचानक कमरे के बाहर से एक नौकर की आवाज आई, रॉयल गार्ड अभी अभी आया है, सभी को हॉल में इकट्ठा होना चाहिए, हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि नाइट एलेक्स जल्दी से वहां पहुंच जाए। शाही रक्षक, एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी, फिर बोला, ठीक है। अल्पविराम, एलेक्स जल्दी से हॉल में गया और देखा कि मोंटेग्यू परिवार के लगभग सभी लोग वहां एकत्र हो गए थे। एक ऊंचे मंच पर मार्डियन गृहस्वामी कवच पहने एक महिला के बगल में खड़ा था। उसके काले बाल और एक सुंदर चेहरा था जिसमें एक योद्धा जैसी दृढ़ता थी। मार्डियन का चेहरा भी बहुत ही आज्ञाकारी और कायरतापूर्ण था। महिला कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ घुटनों पर थे और उसकी मुद्रा बहुत गंभीर थी। उसकी नजर वहां उपस्थित सभी लोगों पर पड़ी, तथापि जब उसकी नजर क्लेयर और मलिना पर पड़ी तो वह एक क्षण के लिए रुक गई। इस समय वह बोली, मैं सिविर हूँ, रॉयल गार्ड की कप्तान। मैं आज यहाँ रानी के आदेश ले जाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मार्डियन ने तुरंत एक घुटने पर जमीन पर घुटने टेक दिए और बाकी लोग भी घुटने टेक दिए। एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी। वह मूल रूप से यह कहना चाहता था कि वह केवल अपने माता पिता के सामने घुटने टेकता है, दूसरों के सामने नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सिविर की नजर उसकी ओर पड़ी, जिससे वह डर गया। यह अत्यंत भयावह दृश्य था। यह उस व्यक्ति की आंखें थी जो नरक में प्रवेश कर चुका था, अनगिनत लोगों को मार चुका था और अनगिनत मौतों का गवाह था। एलेक्स कांप उठा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत का सामना कर रहा है। सिविर नाम की महिला उन सभी विरोधियों से बिल्कुल अलग थी जिनसे वह कभी मिला था। वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था, उसके मन में प्रतिरोध का विचार भी नहीं आया। एलेक्स ने सांस फूली, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया, जबकि उसका शरीर अभी भी लगातार हिल रहा था। नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और नो बेल कॉम। एलेक्स को जमीन पर घुटनों के बल बैठा देख उसकी आंखें डर से भर गई थी। सिविर ने घृणा से नाक सिकोड़ी। उसने एलेक्स को ऐसे देखा जैसे वह दुनिया के सबसे गंदे प्राणी को देख रही हो। सिविर एक अपराजित योद्धा की तरह खड़ी हो गई और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। रानी ने आदेश दिया, क्लेयर। क्लेयर ने सिविर को अपना नाम पुकारते हुए सुना और तुरंत अपना सिर उठाया। खड़े हो जाओ। क्लेयर ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर धीरे से खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। सिविर ने आगे कहा, रानी ने एक आदेश जारी किया है। क्लेयर में बहुत अच्छी प्रतिभा है और वह एक बीज है जिसे पोषित करने की आवश्यकता है। हालांकि क्लेयर लेडी मलिना की नौकर है, इसलिए रानी क्लेयर की स्वतंत्रता खरीद लेगी। सिविर के बोलने के बाद 3 संदूक लेकर सैनिकों का एक समूह मंच पर आया और उन्हें खोला। जैसे ही उन्होंने तीनों बक्से खोले, भीड़ एकदम चौंक गई। सिविर ने आगे कहा, 100,000 स्वर्ण सिक्के, प्रत्येक रैंक एफ तत्व पत्थर के 100, रैंक डी तत्व पत्थर, प्रत्येक प्रकार के 10, साथ में 10 रैंक डी हथियार। क्लेयर अब चिंतित थी और बोलने ही वाली थी कि मार्डियन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, धन्यवाद रानी। जय हो रानी। नीचे खड़ी भीड़ भी खुशी से जयकार करने लगी। रानी की जय हो, रानी की जय हो, रानी की जय हो। क्लेयर चौंक गई, उसने सोचा नहीं था कि मार्डियन उसे इतनी जल्दी रानी को बेच देगा। मलिना अचानक खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, मुझे आपत्ति है। सिविर ने मलिना की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मार्डियन ने सिविर के चेहरे के भाव देखे और तुरंत डर गया। वह घुटनों के बल बैठा और मलिना की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से रानी को धन्यवाद दो, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, मलिना ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी, अपने हाथों को आपस में जोड़ा, सिविर की ओर देखा और कहा, माफ करना, मैं पूछना चाहती थी, क्या रानी ने क्लेयर की आजादी वापस पाने के लिए ये चीजें दी थी? क्या ये सही है? ये सही है, सिविर ने सिर हिलाकर कहा। तो इसका स्वामित्व मोंटेग्यू परिवार के पास होगा, है ना? ये सही है, मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। मलिना चिल्लाई, क्लेयर मेरी दासी है, यदि रानी अपनी स्वतंत्रता वापस पाना चाहती है तो वह पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, मेरे परिवार को नहीं। ये सुनकर मार्डियन इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें फैल गईं जब उसने मलिना की ओर देखा। क्या तुम पागल हो? चुप रहो, सिविर ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आवाज में कोई हत्या या धमकी देने का इरादा नहीं था। जब मार्डियन ने उसकी बातें सुनी तो उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। कैप्टन सिविर, मेरी बेटी मेरी उपपत्नी से पैदा हुई थी। उसे छोटी उम्र से ही अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए वह कुलीन वर्ग के रीति रिवाजों को नहीं समझती। सिविर को इस बात की परवाह नहीं थी कि मार्डियन क्या कह रहा है। उसने मलिना की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, उसे जारी रखने दो। ये सुनकर मलिना मुस्कुराई, कैप्टन सिविर, क्लेयर मेरी नौकर है, मुझे ही उसे बेचने या रिहा करने का अधिकार है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कैप्टन सिविर रानी को रिपोर्ट कर सकेंगे कि मुझे अपना इनाम चाहिए। हा, बहुत दिलचस्प। सिविर जोर से हंसा। सभी लोग भी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि कैप्टन सिविर मलिना की बात सुनकर नाराज हो जाएंगे। हालांकि सिविर की अभिव्यक्ति पूरी तरह से अलग थी। वह खुशी से मुस्कुराई, यहाँ तक कि उसने कहा कि मलिना दिलचस्प थी। तो मलिना, सिविर ने मलिना की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी और पूछा, तुम किस तरह का इनाम चाहती हो? मलिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं काउंट की उपाधि से सम्मानित होना चाहती हूँ। सिविर ने मलिना की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी अवमानना दिख रही थी। फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अर्ल की उपाधि संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बैरन की उपाधि दे सकता हूँ। ये सुनकर मलिना मुस्कुराई, बैरन ठीक है, लेकिन मैं एक और शर्त चाहती हूँ। ओह, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? मलिना ने अपना सिर हिलाया। माफ कीजिए कैप्टन सिविर, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मैं सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती हूँ। तो आपकी शर्तें क्या हैं? मलिना ने सिर हिलाया और जवाब दिया, 3 साल तक मार्डियन और मोंटेग्यू परिवार के सभी सदस्यों को मेरे साथ परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए या मेरी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाना चाहिए। सिविर ने मलिना की ओर देखा, फिर मार्डियन की ओर। इस समय मार्डियन के हाथ मुट्ठियों में बंध गए थे। अगर कैप्टन सिविर यहाँ नहीं होता तो वह मलिना को निश्चित रूप से सैकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता। ये जानना जरूरी है कि कैप्टन सिविर ने जो इनाम लाया था वह उसके परिवार के 10 साल तक गुजारा करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन मलिना के कारण वह इनाम पूरी तरह से गायब हो गया और इसके बजाय कुतिया मलिना कुलीनता की उपाधि प्राप्त करना चाहती थी और उसके नियंत्रण से बचना चाहती थी।
यदि मलिना अब मोंटेग्यू परिवार का हिस्सा नहीं रही तो एलेक्स भी चला जाएगा। वैसे भी एलेक्स मलिना की वजह से इस परिवार के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। अगर मलिना अब उसके परिवार का सदस्य नहीं रही तो एलेक्स भी चला जाएगा। इसके अलावा मलिना की परिस्थितियों ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। बिना परेशानी पैदा किए और मलिना के जीवन को खतरे में डाले बिना 3 साल गुजारने का मतलब है कि उसके पास विकास के लिए 3 साल हैं। मार्डियन का मानना था कि मलिना को इस स्तर तक विकसित करने के लिए 3 साल पर्याप्त नहीं थे कि वह उनके परिवार के बराबर खड़ी हो सके। हालांकि एलेक्स अलग है। मार्डियन ने मैजिक अकादमी की अनुमति से प्रतियोगिता के दूसरे दौर का भी अवलोकन किया। उसके कारण उसे पता है कि एलेक्स एक बेहद खतरनाक व्यक्ति था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अन्य सभी लोगों को नष्ट करने के लिए तैयार है और दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करता। मार्डियन वास्तव में नहीं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति उसका दुश्मन बने। उसने अपना सिर उठाया और कैप्टन सिविर की ओर देखा, उत्सुकता से उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ हर कोई मूर्ख नहीं है। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि मार्डियन और मलिना क्या सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने मार्डियन का पक्ष लेने का फैसला किया। वैसे भी उनके लिए मलिना सिर्फ एक वेश्या की बेटी है और मोंटेग्यू परिवार का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। इसके अलावा यदि इन पुरस्कारों को परिवार के खजाने में जोड़ दिया जाए तो परिवार के सदस्यों को मिलने वाले लाभ बहुत बढ़ जाएंगे। मलिना की ओर देखते हुए उनकी आंखें घृणा और क्रोध से भरी हुई थीं। हालांकि सिबिर भी यहाँ मौजूद था, इसलिए वे केवल अपना सिर झुका सकते थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। सिबिर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप बैरोनेस बन जाएंगी और 1 साल तक संरक्षित रहेंगी। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करती हैं तो आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वीकार करती हूँ, मलिना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिना की मुस्कुराहट देखकर सिबिर को पता चल गया कि सब कुछ मलिना की योजना के अनुसार ही लग रहा है। हालांकि सिबिर नाराज नहीं थी, बल्कि उसे मलिना काफी दिलचस्प लगी। वैसे भी इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए महिलाओं को थोड़ा समझदार होना जरूरी है। अच्छा, अब से आप बैरोनेस मालिना हैं और आपको 1 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। अगर इस साल के दौरान आपकी जान को खतरा हुआ तो। इससे पहले कि सिबिर बोलना समाप्त करता, उसने मार्डियन की ओर देखा, जिससे उसने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। अच्छा, ये इनाम तुम आधा ले लो, बाकी हम वापस ले लेंगे। सिबिर ने बोलना समाप्त किया और हाथ हिलाकर तीनों संदूक ले जा रहे सैनिकों को जाने दिया। जब आप रहने के लिए नई जगह ढूंढ लेंगे तो मैं किसी को आपके लिए इनाम लाने के लिए कहूंगा। उसने अपनी बात समाप्त की और सैनिकों के साथ चली गई। इस समय हॉल में केवल परिवार के सदस्य ही बचे थे। बेशक मुख्य पात्र एलेक्स और जिसे मुक्त किया गया था क्लेयर भी वहां मौजूद थे। कमीने, क्या तुम मोंटेग्यू परिवार के गुस्से को चुनौती दे रहे हो? अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ, मलिना की ओर तर्जनी दिखाते हुए डांटने लगा। ये सुनकर भीड़ ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया। ये सही है, आपके परिवार ने आपको आज तक पाला है, फिर भी आपने हमें धोखा दिया। तुम अपनी माँ की तरह ही एक बेशर्म वेश्या हो। मलिना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम सिर्फ एक वेश्या हो। उस वेश्या को फांसी दो। ठीक है, उस वेश्या को जिंदा जला दो, उसका सिर काट दो। सभी ने मलिना को डांटा, लेकिन इस समय क्लेयर उसके सामने खड़ी थी। भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाई, अब से वह मोंटेग्यू परिवार की सदस्य नहीं है, वह अब एक बैरोनेस है। क्या बैरोनेस इतनी बड़ी बात है? काले रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी बोला। हालांकि उसके बाल सफेद थे, फिर भी उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उनमें एक बहुत ही भयानक, जानलेवा आभा थी। मालिना, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मोंटेग्यू परिवार एक मार्क्विस परिवार है। हमारे पास तुम्हें गला घोंटकर मार डालने की पर्याप्त क्षमता है। 1 साल बहुत लंबा समय नहीं है। भले ही आप परिवार से भाग जाएं, करोल साम्राज्य से भाग जाएं, मैं फिर भी आपको उतनी ही आसानी से मार सकता हूं जितनी आसानी से एक चींटी को मारा जाता है। बोलते समय उसकी आवाज में धमकियां भरी हुई थीं। फिर उसने क्लेयर की तरफ देखा, उसकी आंखें लालच से उसे घूर रही थी जब वह बोल रही थी, क्लेयर, अब तुम उस वेश्या की दासी नहीं हो। इसके अलावा तुम एक आजाद औरत बन गई हो। मोंटेग्यू परिवार निश्चित रूप से आपको सर्वोत्तम लाभ और विकास के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करेगा। जब तक आप स्वीकार करते हैं, ये परिवार आपको एक बुजुर्ग के बराबर का दर्जा देगा। बेशक कोई भी आपके साथ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हर कोई आपके साथ सर्वोच्च सम्मान से पेश आएगा। मैं क्लेयर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मलिना हंस पड़ी। हा 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 हा। पूरे हॉल में घृणा से भरी अत्यंत पागलपन भरी हंसी गूंज उठी। ये तो मजाकिया है, मलिना ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आपने मुझे पाला, मेरी देखभाल की। ये शब्द बहुत मजाकिया हैं। क्या तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? मुझे तो सचमुच उल्टी आ रही है। क्या आप मुझे उन कुछ सोने के सिक्कों से पोषण देते हैं जो आपने मुझे दिए थे? क्या तुम मुझे अपनी शीतलता, अपने अत्याचार, अपने अन्याय और अपनी डांट से पोषित करते हो? इस परिवार में तो नौकर भी मुझे नीची नजर से देखते हैं, तो फिर मैं तुम्हारा सम्मान क्यों करूं और तुम्हें बदले में कुछ क्यों दूं? मूर्ख! काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर हाथ हिलाया और दूर खड़े एक व्यक्ति ने अपना धनुष उठाया और मलिना पर गोली चला दी। तीर बहुत तेज गति से उड़ रहा था और मलिना जैसी कमजोर लड़की निश्चित रूप से उससे बच नहीं सकती थी। वह तीर की ओर देखती रही, डर के मारे उसके करीब पहुंचती गई, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सका। जब वह तीर उससे 2 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसने एक भारी तलवार लहराई और तीर को काट दिया। टकराना, धातु के टकराने की आवाज गूंजी और तीर उड़ गया, जिससे सभी असहज हो गए। न्यू अपडेट एट novel.com। यहाँ मौजूद लगभग सभी लोग ये देखना चाहते थे कि तीर मलिना को भेदता है, लेकिन वे इस बात से निराश थे कि तीर दिशाहीन हो गया। एलेक, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी जब उसने एलेक्स को देखा। तुम हमारे शूरवीर हो, तुम उस वेश्या की रक्षा क्यों कर रहे हो? हमारे दुश्मनों की रक्षा क्यों कर रहे हो? हा हा हा। एलेक्स जोर से हंसा, उसकी तिरस्कार भरी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी, फिर बूढ़े आदमी पर रुकी। मोंटेग्यू परिवार वास्तव में एक बड़ा परिवार है, इसलिए आपकी चेहरे की त्वचा इस साम्राज्य की दीवारों जितनी मोटी है। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, उसकी आंखों में खून साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, एलेक्स ने तिरस्कार से कहा, लोगों का एक समूह एक कमजोर लड़की पर अत्याचार करने के लिए एक साथ आ रहा है, यहाँ तक कि उसे मार डालना चाहता है। इस तरह के परिवार के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके ब्लेड से एक खतरनाक काली लौ निकली। आग को देखकर लोगों का समूह भी चौंक गया, क्योंकि उससे निकलने वाले भयंकर तापमान के कारण वे एलेक्स से दूरी बनाते हुए पीछे हट गए। नाइट एलेक्स, बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? बेशक मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
एलेक्स मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अभिमानी थी, लेकिन शुरू से ही मैंने पुष्टि की थी कि मैं मलिना का शूरवीर हूँ, न कि केवल आपके परिवार का शूरवीर। अगर मलिना इस कचरा परिवार से अलग हो जाती है तो मैं भी उसका अनुसरण करूंगा, क्योंकि मैं उसका शूरवीर हूँ। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कहो कि हमारा परिवार कूड़ा है। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हो? हा 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 हा। एलेक्स जोर से हंसा, बेशक। कैप्टन सिबिर भी मलिना की शर्त से सहमत हैं। 1 साल के भीतर आपको उसके साथ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस वेश्या को मत मारो, लेकिन अगर तुम उस वेश्या का एक हाथ या एक पैर ले लो तो भी कोई बात नहीं। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, लोगों के एक समूह ने एलेक्स, मलिना और क्लेयर को घेरना शुरू कर दिया। क्या आप रानी के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं? एलेक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। नहीं, तुम गलत हो। बूढ़ा आदमी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। कैप्टन सिबिर ने उस वेश्या के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रानी भी सहमत हो गई। रानी की ओर से कोई संदेश या अधिसूचना नहीं आई है, इसलिए उस कुतिया द्वारा प्रस्तावित शर्तें अभी तक लागू नहीं हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि कैप्टन सिबिर और रानी उस कुतिया को मार्क्विस परिवार से अधिक महत्व देते हैं। एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ये जगह छोड़कर नहीं जाने दोगे, नहीं तो मेरा गुस्सा तुम्हारे पूरे परिवार को जला देगा। नन्हे बच्चे, मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो और तुम्हारी क्षमता महान है। हालांकि अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता तो वह अंत में केवल राख का ढेर बन जाएगा। तुम कोशिश कर सकते हो। जैसे ही एलेक्स ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर तुरंत एक काली लौ से घिर गया। उत्सर्जित तापमान इतना भयानक था कि इसने सभी को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि वह बूढ़ा आदमी भी चिंतित था, जो अभी बोल रहा था, क्योंकि वह एलेक्स से 5 मीटर से अधिक दूरी पर खड़ा था, लेकिन फिर भी वह काली आग से निकलती गर्मी को महसूस कर रहा था। नहीं, ठीक है, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, अगर हमने इसे बड़ा होने दिया तो हमारा परिवार निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। उसे मरना ही होगा। थकावट बहुत हो गई और मौत की बदबू आने लगी। एक चिंगारी से यह जगह पूरी तरह से फट जाएगी। क्या ऐसा लगता है कि ये निराश लोग मुझे रोकेंगे? एलेक्स ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। गुर्गे व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी और उसकी छोटी आवाज गूंजी, मेरे जैसा बूढ़ा शायद इतना मजबूत न हो क्योंकि मेरी प्रतिभा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना तेज दिमाग है कि मैं परिवार को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन यहाँ के शूरवीर रोक सकते हैं। क्या तुमने अभी कहा कि वे हार गए थे? हा हा हा, तो तुम्हें उन्हें हराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम इन सभी शूरवीरों को हरा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, मुझे डर है कि जब तक मैं ऐसा करूंगा तब तक आप अपना वादा नहीं निभाएंगे। बूढ़े आदमी गुस्से से चिल्लाया, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम खुश हो कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी हो तो परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। परिणाम? मुझे डर है कि जब तुम मरोगे तब भी तुम इसे नहीं देख पाओगे। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे मार डालो। बूढ़ा आदमी अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और चिल्लाया। एलेक्स ने और कुछ नहीं कहा, उसने अपनी तलवार घुमाई और उसके चारों ओर काली लपटों की धार फूट पड़ी। भीड़ चौंक गई और पीछे हट गई। हालांकि वे वास्तव में मोंटेग्यू परिवार के शूरवीर थे, लेकिन उनका वर्ग उच्च नहीं था। उनमें से अधिकांश इस परिवार के लिए शूरवीर बन गए ताकि उन्हें कुछ लाभ मिल सके और खेती के लिए अधिक संसाधन मिल सकें। हालांकि उन्हें एक बड़ी और मजबूत दीवार की भी जरूरत होती है जिस पर वे टिक कर सकते हैं। आखिरकार, जादू और हिंसा से भरी इस दुनिया में रहते हुए अगर उनके पास कोई शक्ति या विशेष ताकत नहीं होती तो वे निश्चित रूप से चट्टानों की तरह कुचल दिए जाते। एलेक्स ने चारों ओर देखा और ऊंची आवाज में तिरस्कारपूर्वक कहा, ये डरे हुए लोग मेरी आग का भी विरोध नहीं कर सकते, तो क्या आपको लगता है कि वे मुझे हरा सकते हैं? वुश, हवा की सीटी जैसी आवाज के साथ 5 तीर एलेक्स पर 5 अलग अलग दिशाओं से चले, जिससे वह भौचक्का रह गया। हालांकि वह केवल भौहें सिकोड़ रहा था और डरा नहीं था। उसने अपनी तलवार और आग का गोला बना लिया। वुश वुश, आग का घेरा चारों ओर फैल गया, जिससे रास्ते में आने वाले तीर तेजी से जलने लगे, राख के ढेर में बदल गए और हवा में बिखर गए। गुर्गे व्यक्ति ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, बेकार की बातें, मेरे परिवार ने पाला पोसा और सुविधाएं और संसाधन जुटाए, लेकिन अंत में जब तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते। मुझे बताओ, मैं यही संसाधन क्यों उपलब्ध करा रहा हूँ? हा हा हा, ठीक है, अतः अपने परिवार के निजी मामलों पर निजी तौर पर चर्चा करनी चाहिए। एलेक्स ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम 2 नाइट मेरी एक उंगली के बराबर भी अच्छे नहीं हो। अगर ये शूरवीर भूल गए हैं तो मेरे पास अभी भी। बस, अचानक मार्डियन ने इंग आदमी की बात काटते हुए चिल्लाया। मार्डियन, गर्लफ्रेंड आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मर्दवादी ने गुंज व्यक्ति की ओर देखा और धीरे धीरे से कहा, दूसरे बुजुर्ग, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकता? मैं दूसरा बड़ा आदमी हूँ, परिवार में हर काम मेरे और दूसरे बड़ों के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। दूसरे बड़े ने गुस्से में कहा। तो मार्डियन ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और एक भयानक हत्यारा आभा फूट पड़ा, क्या आप परिवार के मुखिया हैं या मैं मुखिया हूँ? तुम बहुत अच्छे हो, मर्दियन, दूसरे बुजुर्ग ने दांत पीस के लिए उसके शरीर के डर से कांप रहा था। उत्साहित, ये वैसा ही है जैसा उसने कहा था। उसके पास अच्छी प्रतिभा नहीं है या वह मार्डियन मजबूत नहीं है, इसलिए वह कभी भी उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए जब उसने मर्दियन को गुस्सा देखा तो उसे भी चिंता होने लगी। मार्डियन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अचानक एक और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, भौहें सिकोड़ते हुए बोला, दूसरा बूढ़ा, आप सही हैं, इन लोगों को मर जाना चाहिए। इसके अलावा उस वेश्या को भी तुम ही वापस लाए थे, हमने उसे परिवार में रखा और इस परिवार के पैसे का इस्तेमाल किया। अब जब उसने हमें धोखा दिया है तो क्या तुम उसे जगाना चाहते हो? मार्डियन ने उस अंग्रेज व्यक्ति की ओर देखा जो अभी अभी बात की थी, भौहें सिकोड़ी और कहा, दूसरे बड़े, आपको बस मुझे समस्या हल करते हुए देखना होगा। आखिरकार मैं परिवार का मुखिया हूँ और निर्णय लेने का अधिकार अभी भी मेरे हाथ में है। हालांकि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आसानी से संभाला जा सकता है तो आप कोशिश कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ, आज बड़ी मुसीबतों को फिर से हल किया जाएगा। जब दूसरे और तीसरे बड़े ने यह सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध से लाल हो गए, लेकिन वे चुप ही रह सके। दूसरे बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तीसरे बुजुर्ग ने उसकी कंधा पकड़ ली और धीरे धीरे अपना सिर हिलाया।
दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तीसरे बुजुर्ग, क्या आप उसे इस परिवार को नष्ट करते हुए देखना चाहते हैं? अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें जो करना है करने देना, अन्यथा तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे और मुसीबत में डालो। तीसरे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने अपनी जीभ चटकाई, फिर चुप हो गए। मार्डियन ने दोनों रिश्तेदारों को भौहें सिकोड़ते हुए देखा, फिर मलीना, क्लेयर और एलेक्स की ओर देखा। उसने कहा, उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे इस हद तक नफरत क्यों करते हो। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, हालांकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ से सच में प्यार करता था। अगर मैं उससे और उससे प्यार नहीं करता तो मैं इस परिवार में रहने के लिए नहीं लाता। आप मुझे डांट सकते हैं, मैं वाकई गलत था। आपको ये भी मुश्किल होगा कि इस परिवार का फैसला अकेले मैं नहीं करता। मैं चाहे जो भी राय दूं, कानून का मसौदा तैयार करने वाले वरिष्ठ लोग ही होंगे और वे ही तय करेंगे कि मेरी राय को माना जाए या नहीं। याद रखो, मैं वास्तव में तुम्हें क्षतिपूर्ति के लिए अधिक लाभ और प्यार देना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ की मृत्यु समय से पहले हो गई थी और इसके बारे में कई रहस्य हैं जो मैं नहीं बता सकता। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर मलीना की भौहें तन गईं। उसने मार्डियन की आंखों में देखा, फिर दोनों बुजुर्गों की तरफ देखा। अंत में वह बिना किसी रोक टोक के हॉल से बाहर चली गई। ये देखकर एलेक्स और क्लेयर भी उसके पीछे चले गए। उनके जाने के बाद मार्डियन ने आह भरी, मुड़कर हॉल में खड़े लोगों के विचारों और आंखों की परवाह किए बिना चला गया। रुको, अचानक तीसरे एल्डर बोले, मार्डियन रुको। मार्डियन ने अचानक चलना बंद कर दिया। वह पीछे मुड़े बिना बोला, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, तीसरे बुजुर्ग? तुमने मलिना से जो कुछ कहा उसका क्या मतलब था? तुमने उन्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? तीसरे बुजुर्ग ने उलझन में पूछा। उसके शब्दों में थोड़ी धमकी और गुस्सा था। अगर मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगे? उन्हें मार दोगे? ये सही है। मार्डियन के शब्दों को सुनकर दूसरा एल्डर अब खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, आप ये भी जानते हैं कि वह बच्चा एलेक्स कितना खतरनाक है ना? अगर हम उसे जीवित छोड़ देंगे तो मुझे डर है कि वह हमसे बदला लेगा और हमारे परिवार को विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। तुम उससे डरते हो, लेकिन मैं नहीं डरता। मार्डियन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अब समय आ गया है कि तुम डरो। आप तुमने बहुत लंबे समय तक सत्ता संभाली है, मार्डियन ने कहा और अपना सिर घुमाकर उन दोनों बुजुर्गों की ओर देखा जो हत्या की मंशा से भरे हुए थे। दोनों बुजुर्ग भी उसकी आंखें देखकर कांप उठे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मार्डियन, जो हमेशा विनम्र रहता था और बिना किसी आपत्ति के उनकी बातें सुनता था, इतना डरावना होगा। एक नजर पड़ते ही दोनों बुजुर्ग इतने डर गए कि उनके पसीने छूट गए। अब समय आ गया है। आप लोगों को कुछ प्रभाव डालना चाहिए, अन्यथा आपके पास जो शक्ति है उससे यही पता चलता है कि आप सिर्फ बेकार लोगों का एक समूह हैं जो कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए मेरी दी गई शक्ति पर निर्भर हैं। नॉवल बिन कॉम पर अद्यतित नॉवेल्स। मार्डियन, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? दूसरे बुजुर्ग ने चिल्लाकर पूछा। हा, मार्डियन जोर से हंसा, उसकी हंसी घृणा से भरी थी। बेशक, तुम्हें अपने किए की सजा दिलाने के लिए। मैंने जो किया वह परिवार की भलाई के लिए था। दूसरे एल्डर ने तुरंत जवाब दिया। परिवार के लिए अच्छा है या सिर्फ अपनी शक्ति और स्थिति को मजबूत करने के लिए? मार्डियन ने कहा, उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ परेशानी पैदा नहीं करूंगा। हालांकि इस दौरान अगर आपने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की जिससे मुझे असहज महसूस हो तो मुझे डर है। एल्डर का पद मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अपनी बात समाप्त करके मार्डियन तुरंत चले गए। दूसरे बुजुर्ग ने क्रोध से अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह मार्डियन को हरा नहीं सकता। जैसा कि मार्डियन ने कहा, इस परिवार का आज तक का विकास उनकी प्रतिभा की बदौलत है। तीसरा एल्डर अचानक बोला, वह हमें ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, उस वेश्या मलिना की मां की मौत हमारे कारण हुई थी। मार्डियन मलिना की नफरत को जगाने के लिए इस पर भरोसा करना चाहता है। अब मलिना एक सच्ची कुलीन, एक बैरोनेस बन गई है। उस कुतिया के अलावा एलेक्स नाम का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और शाही परिवार द्वारा सम्मानित एक व्यक्ति क्लेयर भी है। अगर हम उन्हें विकसित होने देंगे तो मुझे डर है हमारा परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। मालिना निश्चित रूप से सब कुछ जांच करेगी। जब वह समय आएगा तो उसका गुस्सा एलेक्स, क्लेयर और यहाँ तक कि मार्डियन की मदद के साथ मिलकर कुछ ऐसा है जिसे हम रोक नहीं सकते। लानत है, दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो क्या हम चुपचाप खड़े होकर उस दिन के आने का इंतजार कर सकते हैं? नहीं, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो चलो किसी और का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे बुजुर्ग ने कहा कि उसकी आंखें बेहद काली और डरावनी हो गईं। अल्पविराम। बाहर आकर एलेक्स संतुष्टि से मुस्कुराया। हाल के दिनों में वह न तो अपने शरीर को मोड़ पा रहा है और न ही अपना चेहरा थपथपा पा रहा है, जिससे वह बेहद उदास है। इसके अलावा ये तथ्य कि लेथेल हीरो बन गया और अखबार में छपा उसे और भी अधिक परेशान कर गया। लेकिन आज के दिन की बदौलत वह अपने शरीर के अंदर के क्रोध और बेचैनी को बाहर निकालने में सक्षम हो गया। एलेक्स मुस्कुराया और कहा, मालिना, मैं तुम्हारा शूरवीर हूँ, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर मलिना ने गीली आंखों से एलेक्स को देखा। एलेक, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि अभी मैं हा, एलेक्स ने मलिना के शब्दों को काटते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, इसके विपरीत मुझे लगता है कि तुमने जो किया वह सही था। जब हम घिरे हुए हों तो हमें प्रतिरोध करना चाहिए। हम उन बदमाशों को लगातार हमें परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकते। मलिना ने अपने होठों को सिकोड़ा और उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान उभरी। धन्यवाद एलेक्स, अगर तुम नहीं होते तो मुझे डर है, मैं उस जगह को आसानी से नहीं छोड़ पाती। ये सुनकर एलेक्स मुस्कुराया। पहले तो वह वास्तव में मलिना की रक्षा नहीं करना चाहता था। वह वैसे भी उसके साथ सो नहीं सकता था और उसकी रक्षा करना बेकार था। लेकिन शिविर द्वारा लाए गए इनाम को देखकर वह जानता था कि जब तक मलिना मोंटेग्यू परिवार को सफलतापूर्वक छोड़ देती है, वह उसके साथ उस इनाम का आनंद ले सकता है। भारी मात्रा में सोने के कंगन और मूल मोतियों के निर्माण में उसे लगा कि उसका भविष्य सुनहरा होने लगा है। अब जब तक मलिना का पुरुष के प्रति डर खत्म हो जाएगा, वह भी उसकी स्त्री बन जाएगी। इस प्रकार उसकी उपाधि और संपत्ति से लेकर उसके शरीर तक उसकी हर चीज उसकी हो जाएगी। मास्टर, अचानक क्लेयर ने एलेक्स के विचारों को बाधित करते हुए कहा। उसने क्लेयर को देखा और मित्रतापूर्वक मुस्कुराया। क्लेयर, अब से हमारा जीवन बहुत आरामदायक होगा, इसलिए उस परिवार की तरह चिंता में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये सुनकर क्लेयर ने चेहरे पर थोड़ी चिंता के भाव के साथ एलेक्स की ओर देखा, फिर उसने मलिना की ओर देखा। क्लेयर, ये तुम्हारा ही धन्यवाद है कि मेरे पास ये चीजें हैं, तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मलिना ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज में मजाक का भाव था। लेकिन क्लेयर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मलिना ने उस पर भौहें फैला दी। क्या हुआ, क्या तुम मेरा पीछा करना जारी रखना चाहते हो? कोई बात नहीं, मलिना मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं अपना नौकर बने रहने नहीं दे सकती। वैसे भी कैप्टन सिविर और क्वीन ने मुझे रिहा करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि वह दिन तब जीने का निर्णय सही था, इसलिए अब मैं उस जीवन का आनंद ले सकता हूँ जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। ओह, ये बहुत अच्छा है, मुझे उस शापित परिवार में यातना और अपमान सहते हुए नहीं रहना पड़ेगा। मुझे अन्य लोगों की भावनाओं से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने सिर को झुकाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वास्तव में एक महान व्यक्ति बन गया हूँ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये सही है, एलेक्स बोला, हमें बदला लेना होगा, मोंटेग्यू और एंडाम्यूस्पोर को नष्ट करना होगा और उनके दोषों को हमारे लिए पोषण तत्वों में शामिल करना होगा। तब तक, मलिना, तुम मार्क्वेस हो जाओगी। भले ही वह उपाधि न मिले, लेकिन तुम्हारी संपत्ति मार्क्वेस के बराबर होगी। ये सुनकर मलिना मुस्कुराई और बोली, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करोगे? बेशक, मैं तेरे शूरवीर हूँ, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, वह भी अपने विचार थे। यदि मलिना उसकी स्त्री बन जाती है तो उसकी संपत्ति भी उसकी संपत्ति होगी। इसके अलावा एलेक्स को यह भी पता है कि मलिना एक चतुर लड़की है और वह अपने बुरे कामों को संभालने और विकास करने में उसकी मदद करने में सक्षम है। इसलिए उस समय उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस उसे खेती पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा एलेक्स ने क्लेयर की ओर देखा और कहा, क्लेयर, तुम हमारा पीछा करोगी और उनसे बदला लेने में हमारे साथ शामिल हो जाओगी, है ना? मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ सहा है और कई सालों तक उन कमीनों से अपमान सहा है। नोबलबन.com पर नए उपन्यास अध्याय देखें। लेकिन अब हम एक अलग स्थिति में हैं। केवल एक वर्ष में कैप्टन सिविर और रानी ने मलिना को जो धन दिया है, उसके साथ मैं निश्चित रूप से इतना मजबूत हो जाऊंगा कि मलिना और आपकी रक्षा कर सकूं। ये सुनकर मलिना ने भौहें से कुड़ी, एलेक्स की ओर देखा और मन ही मन उसे कोसा। उसने उसे पसंद करने या उसके साथ इनाम साझा करने की इच्छा का उल्लेख तक नहीं किया था, लेकिन उसने पूरी तरह से सोचा था कि रानी द्वारा दिए गए इनाम को वह अवश्य प्राप्त करेगा। हालांकि मलिना खुद को नियंत्रित करने के लिए केवल अपनी मुट्ठी बंद कर सकती थी, क्योंकि उसे वास्तव में एलेक्स की मदद की जरूरत थी। अन्यथा, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों न हो, वह मार्डियन और उन दो विशाल परिवारों की शक्ति का विरोध नहीं कर पाएगी। इसके अलावा मलिना ये भी जानती है कि उसकी प्रतिभा अच्छी नहीं है और वह एक साल के भीतर एक स्तर आगे नहीं बढ़ पाएगी। यही कारण है कि हालांकि मलिना नाराज और परेशान थी, फिर भी उसे एलेक्स को उपयोग करने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने की पेशकश करनी पड़ी। क्लेयर ने एलेक्स की ओर देखा, फिर मलिना की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। मास्टर, शायद यह आखिरी बार है जब मैं आपको मास्टर कहूंगा। मलिना चौंक गई। एलेक्स चिल्लाया, क्लेयर, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं देख रहा हूँ, अब तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें अब मलिना मास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब हम सब बराबर हैं, कोई किसी का मालिक नहीं है। क्लेयर, तुम्हारी प्रतिभा की बदौलत हम निश्चित रूप से एक आदर्श टीम बनेंगे। ये सुनकर क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करना, मेरी अपनी योजनाएं हैं। माफ करना, मलिना। उसने मलिना की ओर देखा, उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। आखिरकार मलिना ही वह थी जिसने उसे तब बचाया था जब वह सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। पहले तो क्लेयर वास्तव में ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि मलिना बिना किसी हिचकिचाहट के उसे और अधिक लाभ देने के लिए आगे ला रही है, तो उसे दुख हुआ। अभी भी मलिना की बातें सुनकर क्लेयर को पता था कि उसकी आंखों में केवल दिलचस्पी थी और मूल रूप से क्लेयर के लिए उसकी कोई भावना नहीं थी। इसके अलावा क्लेयर भी एलेक्स के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह उसे असहज बनाता है। अब उसका ध्यान हमेशा लेथेल पर रहता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना जो हमेशा लेथेल के लिए परेशानी का कारण बनता है, उसे असहज बनाता है। एलेक्स के झूठ सुनकर क्लेयर न केवल परेशान हुई, बल्कि उसे उल्टी भी महसूस हुई। एलेक्स कुछ कहने ही वाला था कि मलिना बोल पड़ी। एलेक, क्या तुम मुझे एक पल के लिए उससे अकेले में बात करने दोगे? मलिना ने कहा। ये सुनकर एलेक्स भौंचक्का रह गया। उसने मलिना की ओर देखा, फिर क्लेयर की ओर और अंत में उन्हें एकांत स्थान देते हुए वहां से चला गया। लगता है तुम घमंडी होने लगी हो, क्लेयर। मलिना ने क्लेयर को तिरस्कार से देखते हुए कहा, तुम मुझे बहुत असहज कर देती हो। माफ करना, मलिना। ओह, अब तुम मुझे सचमुच मालिक नहीं कहोगे? मलिना ने तिरस्कार पूर्वक कहा, हालांकि आखिरकार रानी ने तुम्हारी आजादी खरीद ली है, इसलिए अब तुम मेरे नौकर नहीं हो। कम से कम, हा, कम से कम रानी ने मुझे जो धन दिया है वह पिछले 15 वर्षों में आपके मेरे साथ रहने की भरपाई के लिए पर्याप्त है। हा। मलिना को पागलों की तरह हंसते हुए देखकर क्लेयर ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। वह बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। वह जिस मालिना को जानती थी वह गायब हो गई है, उसकी जगह एक बिल्कुल अलग मालिना ने ले ली है। वह पागल थी, नफरत से भरी हुई थी और वह हर चीज से ऊपर लाभ को रखती थी। मलिना, तुम सचमुच बदल गई हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इतनी क्यों बदल गई हो। क्लेयर की बात सुनकर मलिना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं कैसे जाऊं? क्या तुम चाहती हो कि मैं एक गरीब लड़की बन जाऊं जिसे दूसरे लोग अपमानित करें? क्लेयर, अब से अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो भविष्य में भले ही तुम वापस लौटना चाहो, यह असंभव होगा। क्लेयर ने आंखों में आंसू लिए मलिना को देखने के लिए अपना सिर उठाया। फिर उसने अपना सिर 90 डिग्री झुकाया और अपने हाथों को अपने पेट के सामने बांध लिया। उस दिन मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आखिरकार मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके कारण ही मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है और मैं उस परिवार से बचकर एक सच्चा कुलीन भी बन पाया। मलिना ने मजाक करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो जाओ, मैं तुम्हें और परेशानी नहीं दूंगा। तुम्हें याद रखना चाहिए, भविष्य में भले ही तुम मुझसे तुम्हें स्वीकार करने की विनती करो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, समझी? मैं जानती हूँ। क्लेयर ने अपना सिर उठाया और कहा। थप्पड़। मलिना क्लेयर के सामने चली गई, अपना हाथ हिलाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। छी, लानत है, तुम मुझे वास्तव में असहज कर देती हो, मेरे साथ अभिमानी मत बनो। तुम तो एक साधारण नौकरानी हो, क्यों? तुम में इतनी अच्छी प्रतिभा कैसे है? मलिना ने क्लेयर का कॉलर पकड़ लिया और उसे बुरी तरह डांटा। मेरे पास आपकी तरह अच्छी प्रतिभा क्यों नहीं है? मेरे पास आपकी तरह अच्छा भविष्य क्यों नहीं है?
क्यों? जो तुम्हारे पास है वो मेरा होना चाहिए था। थप्पड़। मलिना ने गुस्से में क्लेयर के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा। हालांकि क्लेयर ने विरोध नहीं किया। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। क्लेयर के गालों पर लगातार थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने विरोध नहीं किया। मलिना रुक गई, क्योंकि क्लेयर के चेहरे पर थप्पड़ मारने से उसके हाथ दुख रहे थे। क्लेयर ने अपने होठों को भींच लिया, उसकी आवाज अचानक ठंडी और भावनाहीन हो गई। क्या आप सहज हैं? मलिना ने अपने दांत पीस लिए और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। लेकिन जब उसने क्लेयर की आंखों को देखा, जिनमें अब कोई भावना नहीं थी, तो वह चौंक गई। अगर आपको ठीक लगे तो मैं पहले जाऊंगा। क्लेयर ने फिर से अपना सिर झुकाया, उसके चेहरे पर अभी भी बहुत सम्मान था। मलिना को अचानक 15 साल पहले बर्फीले दिन की वह छोटी बच्ची याद आ गई। लड़की ने कपड़ा फटा हुआ था और उसका शरीर गंदा और गंदा था। लड़की सीधी खड़ी हो गई, अपना सिर झुकाया और मलिना से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्लेयर जाने के लिए मुड़ी, मलिना गुस्से से चिल्लाई, रुको। हालांकि क्लेयर ने मलिना की बात नहीं सुनी, क्योंकि वह बिना पीछे मुड़े चल रही थी। रुको, तुम बाहर क्या हो? मलिना चिल्लाए, अगर तुम जाते रहे तो अब से हम दुश्मन बन जाएंगे, मैं तब कभी चैन से नहीं रहूंगी। क्लेयर ने अचानक चलना बंद कर दिया, उसकी पहली आवाज बिना किसी भावना के गूंज, कितनी माफ करना मलिना। रानी ने मुझे आजादी दी है, मुझे जो भी करना है करने का अधिकार है। तुम मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन पहले तुमने साफ साफ कहा था कि तुम हमेशा मेरे प्रति वफादार रहोगे। मलिना ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे, जबकि तुमने थोड़ा बहुत हासिल कर लिया है? क्लेयर, मुझे उम्मीद है कि ऐसा पछतावा नहीं होगा। अगर तुम वापस आकर मुझसे माफी मांगोगी तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। हम साथ साथ भी रह सकते हैं, ऐसा मेरी नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्लेयर का शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन फिर वह चलती रही। जब उसने क्लेयर की पीठ को धीरे धीरे दूर देखा तो मलिना चौंक गई, वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। आंसू दो धाराओं की तरह बह निकले। उसने अपने हाथों को इतनी ऊपरी सतह वाली पट्टी से बांध रखा था कि उसके नाखून उसकी तर्ज में धंस गए थे, बहते हुए खून का लाल रंग उसकी गोरी त्वचा पर बेहद चमकीला लग रहा था। मलिना ने अपने दांतों के टुकड़ों के लिए और घुटन भरी आवाज में बुदबुदाया, क्लेयर, मैं तुम्हारे लिए खुशी की कामना करती हूँ। हम जो रास्ता अपनाएंगे, निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। क्लेयर चलते समय रो रही थी और उसके गालों पर आंसू बहने लगे, जो मलिना के थप्पड़ से लाल हो गए थे और उनसे खून बह रहा था। वह इसलिए नहीं रो रही थी कि उसे दुख हो रहा था, वह सिर्फ इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसे छोड़कर जाना इतना दर्दनाक होगा। क्लेयर बिना जाने समझे आगे बढ़ गई, उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह बस आगे बढ़ती गई, उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है या आगे क्या करना है। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से चल रही थी, तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। हे क्लेयर, तुम यहाँ क्यों हो? क्लेयर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लेथेल कैब की छोटी खिड़की से उसकी ओर देख रहा था। लाथेल, रुको, तुम्हारे चेहरे पर क्या समस्या है? लेथल चौंक गया जब उसने क्लेयर का चेहरा देखा। वह जल्दी से टैक्सी से बाहर निकला, क्लेयर के सामने चला गया, उसके कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? अरे, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? लेथेल ने देखा कि क्लेयर बस उसे घूर रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। नहीं ठीक है, लेथेल ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे पीटा हो? हाँ, शायद यही है, ये थप्पड़ों के निशान हैं और ये बहुत ताज़ा हैं, इसलिए शायद ऐसा ही हुआ हो। उसने जल्दी से क्लेयर के कान चेक किए। थप्पड़ मारने से आसानी से ब्रेन हेमरेज और अस्थायी बहरापन हो सकता था। ये देखकर कि उसके कान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेथेल ने राहत की सांस ली। क्लेयर बस लेथेल को देखती रही, उसकी आंखों से नल की तरह आंसू बह रहे थे। क्या वह मुझ में रुचि रखता है? वह मेरी इतनी परवाह क्यों करता है? क्या दूसरों द्वारा देखभाल किए जाने पर ऐसा ही महसूस होता है? ये बहुत गर्म, बहुत आरामदायक है। क्लेयर हकलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या आप इसे ठीक कहते हैं? लेथेल ने गुस्से से चिल्लाया। उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से 2 रिकवरी गोलियां निकाली। क्लेयर ने दोनों गोलियों पर नजर डाली और उसे पता चल गया कि वे उच्च श्रेणी की रिकवरी गोलियां हैं, क्योंकि गोलियों पर प्रकाश की 2 सफेद रेखाएं थीं। जल्दी करो, इन्हें निगल जाओ। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। क्लेयर ने जल्दी से मना कर दिया। लेथेल चिल्लाया, मैं तुम्हें इसे निगलने का आदेश देता हूँ। क्या तुम नहीं समझते कि मैं क्या कह रहा हूँ? वह नाराज क्यों है? क्लेयर को अपने दिल में उलझन महसूस हुई, लेकिन जिस बात ने उसे और भी उलझन में डाल दिया वह ये थी कि उसे क्रोधित देखकर उसे और भी गर्मजोशी महसूस हुई। क्लेयर ने अपने होठों को दबाया और सिर हिलाया। सबसे अद्यतित N012 एनको पर प्रकाशित होते हैं। 2 प्रीमियम रिकवरी गोलियां लेने के बाद क्लेयर का चेहरा बेहतर लगने लगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तुम्हें किसने पीटा? लेथेल ने गुस्से से पूछा, तुम्हारे मालिक, मलिना कहाँ है? क्लेयर ने दर्द भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, मेरे मालिक को अब मेरी जरूरत नहीं है। क्या उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है? ये सुनकर लेथेल तुरंत उलझन में पड़ गया। क्लेयर ने सिर हिलाया और बताया कि कैसे सिबिर ने क्लेयर की स्वतंत्रता वापस पाने के लिए रानी की घोषणा को मोंटेग्यू परिवार तक पहुंचाया। लेथल ने भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, ये तो अजीब बात है, अगर मलिना को पता होता कि क्लेयर में इतनी प्रतिभा है तो उसे रखना ही सही होता। मेलिना जैसी बुद्धिमान महिला को यह अवश्य पता होगा कि क्लेयर की क्षमता रानी द्वारा उसे दिए गए इनाम से कहीं अधिक है। तो फिर क्या उसने तुम्हें भगा दिया? लेथेल ने फिर पूछा। नहीं, मैं जाना चाहता था। क्यों? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मालिना ने तुम्हें पहले भी बचाया था, है ना? ये सही है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा उसकी छाया में नहीं रह सकती। क्लेयर ने धीरे से कहा, इसके अलावा वह मुझे सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखती है। अगर उसे ज्यादा फायदा मिला तो वह मुझे तुरंत फेंक देगी। मैंने कभी उससे गर्मजोशी महसूस नहीं की। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं वहां से गया तो मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हुआ। क्लेयर ने बोलते हुए रोना शुरू कर दिया, उसके आंसू फिर से बहने लगे। लेथल ने ये देखकर आह भरी। उसे लगा कि महिलाएं पानी से बनी हैं वाली कहावत पूरी तरह सच है। वह ये भी नहीं जानता था कि क्लेयर की आंखों से बहता पानी कहां से आया, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि वह अब और रोए। लेथेल ने एक रुमाल निकाला और क्लेयर को दिया, इसका उपयोग करो। क्लेयर ने लेथेल के हाथ में साफ रुमाल देखा, थोड़ी खुशी से मुस्कुराई और उससे धीरे से अपने आंसू पोंछे। क्या आपके पास अभी तक कोई योजना है? लेथल का प्रश्न सुनकर क्लेयर ने अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं जानती।
उसने चारों ओर देखा, फिर पूछा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मारा वह मलिना थी, है ना? क्लेयर ने अपने होंठ सिकुड़े, फिर थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसने जल्दी से लेथेल की शर्ट का कोना पकड़ा और जल्दी से कहा, लेथेल, मैं ठीक हूँ, कृपया उसे मत मारो, उसके साथ परेशानी मत करो। लेथेल ने क्लेयर के हाव भाव देखे और केवल आहें भर सका। उसका भी उससे बदला लेने का कोई इरादा नहीं था, आखिरकार यह उसका निजी मामला है और वह इसमें दखल नहीं देना चाहता। चिंता मत करो, वह धीरे से मुस्कुराया, क्लेयर के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाया, मैं ऐसी बेवकूफी भरी बातें नहीं करूंगा। क्लेयर ने अपना सिर झुकाया और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके गर्म हाथ का आनंद लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह क्षण अद्भुत था। क्या आप मेरे साथ भोजन करना चाहेंगे? लेथल का प्रश्न सुनकर क्लेयर ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। ओह! लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप थोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, क्लेयर ने तुरंत अपना सिर हिलाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वास्तव में आपके साथ खाना चाहती हूँ। लेथेल ने ये सुना और आह भरते हुए कहा, ठीक है। अल्पविराम। टैक्सी में माहौल थोड़ा अजीब था और बात करना मुश्किल था। क्लेयर एक छोटी सी बिल्ली की तरह थी, वह हमेशा उसके बगल में बैठती थी, जिससे उसे अजीब महसूस होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मलिना द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वह सुरक्षा की भावना चाहती है? उसने क्लेयर की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही बात है। वह भी दयनीय थी, भले ही उसमें अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन अंत में उसे एक वस्तु की तरह फेंक दिया गया। लेकिन उसके भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। आखिरकार हीलिंग रैंक भी प्रतिभा इतनी शक्तिशाली है कि इस साम्राज्य की रानी ने भी उसकी रिहाई की मांग करते हुए एक बयान जारी किया। ऐसा लगता है शाही परिवार ने क्लेयर पर ध्यान दिया है, वह भविष्य में निश्चित रूप से बहुत प्रतिभाशाली होगी। क्लेयर, लेथल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, तुम मुझसे थोड़ी दूर बैठ सकती हो, ठीक है? माफ करना, मैं क्लेयर को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह उसके सामने बैठ गई। लेथेल ने देखा कि वह भी उसकी ओर देख रही थी, उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था। ये और भी शर्मनाक है। उसने आह भरते हुए कहा, क्लेयर, मेरी शिक्षिका, क्या लिलिथ ने तुम्हें बताया कि तुम्हें आगे क्या करना है? क्लेयर ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, लेथेल ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि उसे अपने छात्रों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मुख्य पात्र एलेक्स लिलिथ को ज्यादा नहीं देख पाता। अजीब बात है, क्या लिलिथ को वास्तव में एलेक्स की परवाह नहीं है? वह मुख्य पात्र है, उसे एक शिक्षक की आवश्यकता है जो उसे उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सके, उसकी रक्षा कर सके तथा उसे आगे बढ़ने के लिए संसाधन भी उपलब्ध करा सके। लेकिन लिलिथ को एलेक्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वह हमेशा मेरा पीछा करती है। लेथेल ने थोड़ी थकान महसूस करते हुए आह भरी। हे, तुम क्यों आहें भर रही हो? क्या मैं तुम्हें परेशानी में डाल रही हूँ? क्लेयर ने चिंतित होकर पूछा। अरे, लेथेल चौंका और जल्दी से समझाया, नहीं, मैं तो बस कुछ और ही सोच रहा था। ये सुनकर क्लेयर ने सिर हिलाया और आगे कहा, वास्तव में प्रिंसिपल फार्मिथ ने मुझे 3 रास्ते बताए थे जिन्हें मैं अपना सकती हूँ। पहला रास्ता है शाही परिवार में शामिल होना, दूसरा रास्ता है चर्च में शामिल होना और तीसरा रास्ता है अपना स्वयं का धर्म या चर्च स्थापित करना। हे, लेथेल चौंक गया। दरअसल पहला और दूसरा रास्ता उसे सामान्य लगा, लेकिन तीसरा रास्ता क्या है, स्वयं चर्च की स्थापना करना। तो क्या आप शाही परिवार या चर्च में शामिल होना पसंद करेंगे? लेकिन ऐसा लगता है कि इस साम्राज्य में चर्च को काम करने की अनुमति नहीं है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा। उन्होंने तुरंत ही तीसरे रास्ते को खारिज कर दिया, वैसे भी वह रास्ता बहुत अजीब और असंभव था। क्यों? लेथेल को यह नहीं पता था कि साम्राज्य और चर्च के बीच संबंध कैसा था, या जब कोई नया धर्म प्रकट होगा तो साम्राज्य और चर्च का रवैया क्या होगा। वह केवल इतना जानता है कि चर्च की स्थापना करना कंपनी की स्थापना करने जितना सरल नहीं है। इस संसार में चर्च की स्थापना करना और भी अधिक कठिन है। वह एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां यदि पोप चर्च की रक्षा और विकास के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है तो अंतिम परिणाम मृत्यु होगी। लेथेल ने कभी नहीं सोचा था कि क्लेयर जैसी कमजोर और शर्मीली लड़की तीसरा रास्ता चुनेगी। ये सुनकर क्लेयर ने अपने होंठ भींचे, सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, क्लेयर, अगर मैं कोई निर्णय लेता हूं तो ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन क्या तुम वाकई मेरे निर्णय का पालन करना चाहती हो? क्लेयर ने तुरंत सिर हिलाया, बेशक, मैं आपका निर्णय अवश्य सुनूंगी। लेथेल ने आह भरकर अपना सिर हिलाया, तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। क्यों, क्लेयर? लेथेल ने क्लेयर की आंखों में सीधे देखा, जिससे वह चौंक गई। तुमने अपने लिए स्वतंत्रता पाली है, लेकिन अंत में तुम्हें अपने दिल के लिए स्वतंत्रता नहीं मिली है। हे, क्लेयर ने थोड़ी बेचैनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेथेल ने क्लेयर को काफी देर तक देखा, फिर पूछा, क्लेयर, आजाद होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। क्लेयर ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको स्वतंत्रता की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर क्लेयर ने अपनी आंखें चौड़ी करके लेथल की ओर देखा, लेकिन वह सही था, ये सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं जीवन भर मलिना की सेवा करूंगा और उसका सेवक बना रहूंगा। लेथेल ने आगे कहा, बचपन से पिंजरे में बंद पक्षी की तरह, भले ही पिंजरा टूट गया हो, पक्षी स्वतंत्र है, लेकिन उस पक्षी ने पहले कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी है, इसलिए उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। वह ये भी नहीं जानता कि अपने पंख कैसे फड़फड़ाएं और कैसे उड़ें। क्लेयर, तुम्हारी वर्तमान स्थिति उस पक्षी जैसी ही है। तुम्हें अपने पंख फड़फड़ाना और स्वयं उड़ना सीखना होगा। एक बार जब आप उड़ना सीख जाएंगे तो आप अपने विचारों से इस दुनिया का अन्वेषण कर लेंगे। भले ही मैं यही सलाह दूं, तुम सिर्फ एक कठपुतली ही रहोगे जिसे कोई और नियंत्रित कर रहा है। उस समय आप खुश महसूस नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे, आपको केवल ऐसा करना होगा कि आपका जीवन एक विशाल परिदृश्य जैसा है। लेथेल की बातें सुनकर क्लेयर को कुछ समझ में आ गया था, अब उसकी आंखों में भ्रम की भावना नहीं थी। अब उसमें थोड़ा आश्चर्य, ज्ञान और प्रशंसा की भावना थी, मानो वह किसी ऋषि को देख रही हो। तुम सही हो। क्लेयर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में थोड़ा दर्द था। बचपन से मैं मलिना की नौकर रही हूँ। उसके बाद मेरे विचार केवल उसकी सेवा करने और उसके व्यक्तित्व का पालन करने के बारे में थे। एक समय था जब मैंने सोचा कि मैं अपनी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता हूँ और यह भी कि मेरे माता पिता कौन थे। लेकिन ये तो बस एक क्षणिक विचार था, हवा के झोंके की तरह।
इससे मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन यह उस पहेली को तोड़ने में मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिसके बारे में मैंने अभी तक बात की थी। ये सुनकर लेथल मुस्कुराया, चिंता मत करो, अब आधार का दरवाजा खुल गया है, अब केवल बाहर उड़ना ही बाकी है। क्लेयर, संभवतः कई खतरे और कठिनाइयां होंगी और हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई आज़ादी नहीं है और आप इस दुनिया का पता नहीं लगा सकते, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्लेयर ने घातक की ओर देखा, उसकी आंखें स्वप्निल हो गईं, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अच्छा, आपको भी जल्दी से फैसला करना चाहिए। मैंने सुना है कि तीसरे दौर के बाद उच्च श्रेणी के कूल लोग उन प्रतिभाओं को शुरू कर देंगे जिन्हें वे विकसित करना चाहते हैं। क्लेयर ने सिर हिलाया, ओम, मुझे पहले से ही पता है, हालांकि मैं और अधिक सावधानी से देखना चाहती हूँ। लेथेल, अगर मैं चच चुनता हूँ तो मुझे करोल छोड़ देना होगा, फिर मेरी याद क्या आएगी? लेथल जोर से हंसे, हाँ हाँ हाँ, बेशक, आखिरकार हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन यादें हैं, है ना? ये सही है, मुझे भी उम्मीद है कि हमारे पास ऐसी कई यादें होंगी। क्लेयर ने निराश होते हुए कहा कि जब वे साथ में कैंपिंग कर रहे थे और खाना खा रहे थे, तब की याद आ गई। उन्होंने योडल जनजातियों के इलाके में समय के बारे में भी सोचा। उसे लगा कि वे दिन उसके जीवन के सबसे खुशी के दिन थे। लेथेल, ओए, तुम चाहते हो कि मैं फिर से लगभग मर जाऊं? मैं फायर ड्रेक जैसे राक्षस का दोबारा सामना नहीं करना चाहता, कृपया। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार थे और कोई नहीं जानता था कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। लेकिन गाड़ी में माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। जैसे ही गाड़ी राइन के महल में दाखिल हुई, अनगिनत जोरदार विस्फोट हुए, जिससे लेथेल चौंक गया। क्या हो रहा है? उसने जल्दी से पूछा। युवा मालिक, हर कोई आतिशबाजी के साथ आपका स्वागत कर रहा है। गाड़ी चला रही नौकरानी बोली। लेथेल ने कार की खिड़की खोली और देखा कि आसमान अत्यंत चमकदार लेकिन बहुत सुंदर रोशनी वाले फूलों से ढका हुआ है। उसे अचानक काउंटडाउन वाली रातें याद आ गईं, नए साल के इंतजार में। जब घड़ी शून्य पर पहुंचती है तो आसमान भी ऐसी ही कई आतिशबाजियों से ढक जाता है। लेथेल ने कार का दरवाजा खोला, धीरे से नीचे उतरा, बगीचे में खड़ा हुआ और आसमान में आतिशबाजी देखने लगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आतिशबाजी नए साल के स्वागत के लिए नहीं थी, बल्कि ये उसे समर्पित थी। लाथेल, उसने आतिशबाजियों के बीच से एक आवाज सुनी और आगे की ओर देखा। राइन वहीं खड़ी थी, उसका शरीर इतना मोटा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो पोशाक पहन रखी थी वह चर्बी के टुकड़ों से फटी हुई थी। उसने अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़ा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। आपका स्वागत है, दूसरे राउंड में सफल होने के लिए बधाई। लेथेल ने फूलों का वह गुलदस्ता देखा जो राइन ने उसे दिया था और उसके दिल में बहुत गर्मजोशी महसूस हुई। उसने पहले एक कहावत सुनी थी, मनुष्य को फूल केवल उस दिन मिलते हैं जिस दिन वह मरता है। लेकिन अभी वह अभी भी जीवित था। उसने सिर हिलाया, खुशी से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद राइन। सभी नए अध्याय ऑन नवंबर एल्बन.com। जब राइन ने लेथल की मुस्कान देखी तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और तुरंत उसे गले लगा लिया। लेथेल को वसायुक्त मांस ने कुचल दिया, जिससे उसके लिए सांस लेना असंभव हो गया। लेथेल, अगली बार ऐसी बेवकूफी भरी बातें दोबारा मत करना। राइन की बात सुनकर लेथेल चौंक गया, उसे पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। हाँ, वह फायर ड्रेक के खिलाफ उसके मुकाबले के बारे में बात कर रही थी। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे पता है, मैं अधिक सावधान रहूंगा। राइन ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया, मानो वह गायब हो जाएगा। लेथेल को भी अपने कंधे पर थोड़ा गीलापन महसूस हुआ, क्योंकि राइन रो रहा था। वह चौंक गया, उसने नहीं सोचा था कि वह रोएगी। वैसे भी वह और राइन की मुलाकातों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और वह अपनी उंगलियों पर मुलाकातों की गिनती कर सकता था। लेकिन लेथेल को समझ में नहीं आया कि उसे एक बहुत ही परिचित एहसास क्यों हुआ, जैसे कि वह लंबे समय से इस एहसास की उम्मीद कर रहा था। लाथेल, हे, अचानक लेथेल को अपनी यादों से आती हुई आवाज सुनाई दी। हालांकि वह याद बेहद धुंधली थी, मानो कोहरे की एक परत से ढकी हुई हो, जिससे उसके लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया हो। लेथेल एक बार फिर राइन की आवाज से चौंक गया। मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, राइन ने अचानक कांपते हुए कहा। नहीं, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। माफ करना राइन, मैंने तुम्हें बहुत परेशानी दी, है ना? नहीं नहीं नहीं, तुमने कोई परेशानी नहीं पैदा की, मुझे बस थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा मत कहो, मैं बहुत मूर्ख हूँ, इसलिए कभी कभी मैं बेवकूफों की तरह व्यवहार करता हूँ। लेकिन मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये सुनकर राइन ने धीरे से उसे छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। लेथेल ने भी राइन की आंखों में देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि राइन की आंखें कुछ कुछ उसकी आंखों से मिलती जुलती थीं। नहीं, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जबकि राइन की आंखें वे आग की तरह लाल थीं, लड़ने और कभी न मरने की इच्छा से भरी लाल। ये बहुत डरावना था और लेथेल ने भी उन आंखों के अंदर से भयानक विनाश को महसूस किया। लेथेल, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, मैं नहीं चाहता कि तुम गायब हो जाओ, राइन ने धीरे से कहा। जब उसने ये कहा तो लेथेल को एक अजीब सी अनुभूति हुई, ऐसा लगा जैसे उसने यह अनुभूति बहुत समय पहले महसूस की थी। लेकिन उसने खुद को आश्वस्त किया कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। पृथ्वी पर अपने पिछले जन्म में वह अनाथ था, वह ये भी नहीं जानता था कि उसके पिता और माता कौन हैं। इसलिए लेथेल ने सोचा कि जो अजीब भावनाएं अभी प्रकट हुई थी, वे सिर्फ उसकी कल्पना थी। हालांकि यह एहसास इतना वास्तविक था कि उसे लगा कि कभी उसकी भी एक मां थी। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, शांत होने की कोशिश की और कहा, मैं कभी गायब नहीं होऊंगा, मैं भी काया हूँ, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। राइन ने सिर हिलाया और लेथेल को देखा और पुरानी बातें याद करने लगी। उसने अपना हाथ लेथेल के सिर पर रखा, उसके सिर को थपथपाया और कहा, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो? तुम्हारा क्या मतलब है? लेथेल ने उलझन में पूछा। नहीं, मेरा मतलब यह है, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने लंबे होंगे, हा। लेथेल ने अपना सिर झुकाकर राइन की ओर देखा, उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे बचपन में देखा हो। लेथेल को संदेह से देखते हुए राइन ने तुरंत कहा, लेथेल, क्या आप जानते हैं कि फूलों के इस गुलदस्ते का क्या मतलब है? उसने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में फूलों के गुलदस्ते को देखा। ये फूलों का एक ऐसा समूह था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह उनके नाम भी नहीं जानता था, हालांकि वे बेहद खूबसूरत थे और उनसे एक सौम्य आभा भी निकल रही थी। यह एक विशेष प्रकार का फूल है जो केवल बर्फ से घिरे पहाड़ की चोटियों पर ही उगता है, राइन ने समझाया। वहाँ एक ऐसा फूल है जो हर 5 साल में एक बार ही खिलता है और हाँ, यह एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी भी है।
लेथेल ने फूलों का गुलदस्ता सूंघने के लिए ऊपर लाया और तुरंत ही उसे एक अत्यंत सुखद सुगंध महसूस हुई, जो एक शामक औषधि की तरह थी, जिसने उसे शांत कर दिया। ताली, राइन की तालियों के बाद महल की सभी नौकरानियां बगीचे में इकट्ठी हुईं, सिर झुकाया और चिल्लाने लगीं। आपकी वापसी पर बधाई, युवा स्वामी। धमाका, धमाका। इस अभिवादन के साथ ही दो आतिशबाजी भी हुई, जिनसे आकाश में दो अत्यंत भव्य और रंग बिरंगे फूल उभर आए। लेथेल ने भी निराश हुए अपना सिर झुकाया और कहा, आप सभी का धन्यवाद। हा हा हा, विनम्र मत बनो। अचानक लिलित उसके बगल में दिखाई दी और उसके कंधे को थपथपाया। तुमने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया। लिलित, तुम यहाँ क्यों हो? लेथेल ने उलझन में पूछा। उसने सोचा कि जब वह घर लौटेगा तो उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? लिलित ने कहा कि उसका मुंह बनाते समय उसका चेहरा थोड़ा असहज था। अरे नहीं, मैं वास्तव में आपसे मिलना चाहता हूँ। हा हा हा। लेथेल ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे देखना नहीं चाहते, है ना? क्या तुम्हें भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेथेल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। शिक्षक लिलित, दूसरे दौर के बाद से मैंने एलेक्स को नहीं देखा है, आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना? लेकिन उसे किसी और की परवाह है, मुझे उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। हे, आप उसके शिक्षक हैं, ऐसा क्या कहना ठीक है? मैं उसकी शिक्षिका हूँ, उसकी माँ नहीं। लिलित ने असहजता से कहा, आखिरकार वह पहले से ही एक वयस्क है, मुझे उसकी बहुत अधिक परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी वयस्क हूँ, फिर भी तुम मेरी इसका परवाह क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेथेल, हे, बेशक, मेरे पास आपके लिए एक उपहार भी है। लिलित के बोलने के बाद उन्होंने एक लाल पत्थर निकाला, जो उच्च तापमान पर गर्म किए गए लोहे की गेंद जैसा दिख रहा था और एक जादुई छड़ी थी। लेथेल ने लाल पत्थर को फायर ड्रेक के ऊर्जा क्रिस्टल के रूप में बनाया। लिलित ने उस राक्षस को मारने के बाद उसकी ऊर्जा क्रिस्टल ले ली और वो जादुई छड़ी